अध्याय 1111 अंत तक निर्दयी। मोजी और फैंग क्विंगयू के हाव भाव तुरंत बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्हें खतरा महसूस हुआ, अत्यधिक खतरा। उनके दिलों में तूफानी लहरें उठ रही थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक अर्ध संत वास्तव में उन्हें ऐसा एहसास देगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया और हमला करने का इरादा किया। रुको! अचानक दूर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी और फिर आकाश हिल गया, इससे पहले कि जियाओ बियली एक सुंदर हरे वस्त्र पहने महिला के साथ यहां पहुंची। यांग ये ने उन्हें देखकर एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया। उसके चारों ओर शून्य रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा तुरंत बिखर गई और उसके शरीर में वापस आ गई। ब्रिंक लॉ का उपयोग करना, और विशेष रूप से दो प्रकार के इरादों के साथ, व्यवहारिक रूप से अपने दुश्मनों के साथ खुद को नीचे ले जाने जैसा होगा, क्योंकि उसने भी एक बार में दो प्रकार के इरादों को कगार पर नहीं रखा था। एक बार जब वह सफल हो गया, तो भले ही वह अपने दुश्मनों को मार सकता था या उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था, उसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसे जो प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी वह बेहद गंभीर होगी, और यह उसकी शारीरिक शक्ति के साथ ब्रिंक लॉ का उपयोग करने से कहीं अधिक गंभीर होगी। बेशक, अगर जियाओ बियली यहाँ नहीं पहुंचे होते, तो दो प्रकार के इरादों को कगार पर लाने का उल्लेख नहीं करना चाहिए। वह क्यू को रिहा करने के लिए भी तैयार था। चूंकि वह वैसे भी मरने वाला था, तो क्या उसे किसी और चीज की परवाह करनी होगी? नहीं, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह तो बस अपने दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर गिराने की कोशिश कर रहा था। यह निर्दयता का खेल था और वह अंत तक निर्दयी रहा। मोजी और फैंग किंगयू तुरंत रुक गए जब उन्होंने जियो बियली और सुंदर हरे वस्त्र पहने महिला को देखा। डीन जियो, आपके शिष्य ने मेरे हजार क्रेन संप्रदाय में घुसकर मेरे हजार क्रेन संप्रदाय के दो बुजुर्गों और एक उप संप्रदाय गुरु को मार डाला। वह वाकई अद्भुत है। फैंग किंगयू ने जियो बिली को घूरते हुए कहा, चूंकि अब आप यहाँ हैं, तो मुझे एक स्पष्टीकरण दें। मुझे विश्वास है कि डीन जियो के चरित्र के आधार पर आप निश्चित रूप से अपने स्वयं के छात्र के प्रति पक्षपाती नहीं होंगे, है न? दो बुजुर्ग और एक उप संप्रदाय मास्टर। फैंग किंगयू की बात सुनकर जियाओ बिली और सुंदर महिला की आंखों के कोने फड़क उठे और उनकी आंखों में आश्चर्य था। सुंदर महिला की नजर तुरंत यांग ये पर पड़ी और उनमें बहुत अधिक दिलचस्पी थी। जियो बियली ने फैंग किंगयू पर नजर डाली और फिर वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ा। तुम मेरा इंतजार करने के लिए सहमत हो गए? यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। योजना में बदलाव हुआ था। उनका इरादा युक्सी की यादों को पूरी तरह मिटा देना था। मेरे पास उसे ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ बियली ने पूछा, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? यांग ये ने जवाब दिया, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं केवल हत्या करके ही बाहर निकल सकता था। यांग ये की बात सुनते ही फैंग किंगयू की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत उदास हो गई। जियाओ बिली के मुंह के कोने फड़क उठे। उन्होंने तुम्हें जाने से मना कर दिया, इसलिए तुम अपना रास्ता मारना चाहते थे। यह हजार क्रेन संप्रदाय है। इस समय जियाओ बिली को वाकई सिरदर्द हो रहा था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन यांग ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटना आसान था, क्योंकि यांग ये एक बहुत बड़ा उपद्रवी था। उसकी राय में यांग ये को व्हाइट डी अकादमी में नहीं होना चाहिए और इसके बजाय उसे ईविल फैक्शन या नेदर पवेलियन में होना चाहिए, क्योंकि उन दो शक्तियों के सदस्य निडर और बेलगाम पागल थे। अब हमें क्या करना चाहिए? जियो बिली ने यांग ये को देखा। उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। क्या थाउजेंड क्रेन सेक्ट और मोकबीला इस मामले को शांत रहने देगा? बिल्कुल नहीं। मोकबीले और थाउजेंड क्रेन सेक्ट के साथ युद्ध में उतरना, यह और भी असंभव था क्योंकि इससे कई लोगों की जान चली जाती। आखिरकार व्हाइट डियर डायमेंशन सिर्फ व्हाइट डियर अकादमी का घर नहीं था, वहां कई स्थानीय लोग थे, अरबों की संख्या में। चूंकि उनके साथ शांति स्थापित करना असंभव है, लेकिन युद्ध का सवाल भी नहीं उठता, तो क्या यांग ये को उनके हवाले करना ही एकमात्र रास्ता है? स्थिति को सुझाने का यही एक तरीका है। यांग ये ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसने फैंग किंगयू को देखा। मेरा हजार क्रेन संप्रदाय के साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, न ही मेरा मोकबीले के साथ दुश्मनी करने का कोई इरादा है। हालांकि आप सभी लगातार मेरे खिलाफ गए हैं। मेरी पत्नी एक निचले आयाम से आई है और उसे आपके हजार क्रेन संप्रदाय ने अपने साथ ले लिया है। अगर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता, तो मैं आपका बहुत आभारी होता और आपको इसका बदला चुकाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसकी यादों को सील कर दिया और अपने संप्रदाय के लिए लाभ के बदले में उसे किसी और को देने का इरादा किया। यांग ये ने शियाओ बिली को देखा जब वह इस बिंदु पर बोल रहा था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह मैं नहीं था। यांग ये, जो जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहा था, यह थाउजेंड क्रेन संप्रदाय था जो मुझे और युक्सी को धमकाना चाहता था। बेशक, मैं डीन शियाओ की कठिनाइयों को समझता हूं, और यदि आप चीजों की समग्र स्थिति पर विचार करने और हमें छोड़ने का इरादा रखते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। आखिरकार व्हाइट डी अकादमी का मुझ पर कोई एहसान नहीं है।
मेरे लिए मो कबीले और थाउजेंड क्रेन संप्रदाय के खिलाफ जाना आपके लिए जरूरी नहीं है। शियाओ बिली के बगल में खड़ी खूबसूरत हरे वस्त्र पहने महिला मुस्कुराई, छोटे दोस्त, अगर हम चले गए तो तुम मर जाओगे, समझे? यांग ये ने उत्तर दिया, वरिष्ठ, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो मृत्यु से डरता है? उसने एक क्षण के लिए उसे परखा और फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया, तुम्हें नहीं मालूम। यांग ये ने कंधे उचकाए और फिर वह शियाओ युशी के पास चला गया, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने में सक्षम है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। जियाओ युक्सी यांग ये के पास गई और उसे गले लगाते हुए धीरे से बोली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। जियो बिली। इस बीच फैन किंगयू ने कहा, आपकी श्वेत मृग अकादमी और मेरे हजार सारस संप्रदाय के बीच हमेशा दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन आपके एक छात्र ने मेरे संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला और मेरे संप्रदाय के एक शिष्य को बलपूर्वक ले गया। तो क्या आप मेरे हजार सारस संप्रदाय को स्पष्टीकरण नहीं देंगे? या शायद आपको लगता है कि मेरे हजार सारस संप्रदाय को धमकाया जा सकता है? इस बीच मोजी अचानक बोले, उसने मेरे मो कबीले का अपमान किया है और उसे मरना चाहिए। हरे वस्त्र पहने खूबसूरत महिला ने अचानक पूछा, उसने आपके मो कबीले का अपमान कैसे किया? मोजी ठहाके लगाकर हंसे, जियो युक्सी की शादी कल मेरे मो कबीले में होने वाली है और वह मेरे भतीजे की रखेल बन जाएगी। लेकिन अब यांग ये ने उसे जबरदस्ती ले लिया है। अगर यह बात फैल गई तो क्या दूसरे लोग यह नहीं कहेंगे कि मेरा मो कबीला एक महिला की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है? अचानक जियाओ बियली ने कहा, क्या होगा अगर मेरी वाइट दी अकादमी उसे बचाने पर जोर देती है? फैंग किंगयू और मोजी की आंखें झपकते ही सिकुड़ गईं जब उन्होंने जियाओ बिली की आवाज सुनी। फैंग किंगयू ने जियाओ बिली को घूरते हुए कहा, डीन जियाओ, क्या एक छात्र के लिए मेरे हजार क्रेन संप्रदाय और मो कबीले के खिलाफ जाना वाकई उचित है? जियो बिली, तुम इस पर अच्छी तरह सोच लो। इस बीच मोजी ने भी कहा, तुम्हारी वाइट दी अकादमी को अभी आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत है। अगर तुम दुर्जय दुश्मन बनाओगे तो मुझे डर है कि वाइट दी अकादमी का पतन हो जाएगा। शायद थोड़ी सी भी गलती से वाइट दी अकादमी सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर से गायब हो जाए। जियाओ बिली बोलने ही वाला था कि उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला पहले बोल पड़ी, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है कि क्या हुआ था। ये दो बच्चे निचले आयामों से थे और कुछ कारणों से वे अलग हो गए थे। आपके हजार क्रेन संप्रदाय ने उसे ले लिया, लेकिन आप उसका इस्तेमाल अपने संप्रदाय के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए करना चाहते थे। इसलिए आपने उसकी यादों को सील करने में संकोच नहीं किया। लेकिन जब इस बच्चे को पता चला तो वह उसे बचाने के लिए सीधे आपके हजार क्रेन संप्रदाय के पास आया। हालांकि आपने उसे जाने देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। यह आपका हजार क्रेन संप्रदाय और मो कबीला था जो उन्हें धमका रहा था। दुर्भाग्य से आपने इस बच्चे की ताकत को कम करके आंका, इसलिए आप उसे मारने में असफल रहे, लेकिन इसके बजाय अपने ही विशेषज्ञों को मार डाला। इस समय सुंदर महिला ने शियाओ बिली को देखा और कहा, हालांकि यह बच्चा निर्दयी है और परिणामों की परवाह नहीं करता है, लेकिन वह एक वफादार आदमी है। वह इस योग्य है कि तुम उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। इस बिंदु तक बोलते हुए वह मुस्कुराए और उसने आगे कहा, वाइट डी अकादमी पहले से ही इतनी बुरी स्थिति में है, तो यह और कितना बुरा हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी घटिया अकादमी को उसके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जिसमें लड़ने का साहस और इच्छा शक्ति हो। आपकी अकादमी की युवा पीढ़ी उनके जैसे किसी व्यक्ति के बिना कायरों का झुंड बन जाएगी। जियाओ बियली ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। उसने जियाओ बिली की ओर देखा और उदासीनता से बोली, कम से कम वह तुमसे ज्यादा बहादुर है। उसने अपनी पत्नी के लिए अकेले ही डायमंड रैंक की शक्ति पर हमला करने और दो महान शक्तियों के साथ दुश्मन बनने की हिम्मत की। जियाओ बिली की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी। उसने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की और बस यांग ये और जियाओ युक्सी को देखा, वाइट डी अकादमी वापस जाओ। वहां पहुंचने के बाद सम्राट भी तुम दोनों को मारने का सपना देख सकते हैं। यांग ये स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह जियो बिली और सुंदर महिला के साथ जाने पर जोर दे। जियो बिली की ताकत के आधार पर अगर वह रुकता तो वह केवल बोझ ही होता। इसलिए यांग ये ने तुरंत जियो युक्सी को अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। उसका फिगर हवा में उड़कर वाइट डियर डायमेंशन की ओर बढ़ गया। इसके बारे में सोचना भी मत। फैंग किंगयू के चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव आ गया, भव्य संरचना को सक्रिय करो। हजार सारस संप्रदाय के शिष्यों, यांग ये और शियाओ युक्सी को मार डालो। जल्दी से चले जाओ। जियो बियली की आवाज गूंजी और फिर वह और सुंदर महिला दोनों मोजी और फैंग किंगयू की ओर बढ़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोजी के चेहरे पर भी एक क्रूर भाव था। उन चारों को मौके पर ही गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे अर्ध सम्राट थे। अगर वे यहाँ लड़ते तो यह स्वर्गदाव और यहाँ तक कि रेडियंट आयाम के संरक्षकों का ध्यान आकर्षित करता। इसलिए वे तुरंत अंतरिक्ष की एक जेब में घुस गए।
इस बीच यांग यी ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था, लेकिन जब वह 1000 क्रेन सिटी से बाहर निकलने वाला था तो अचानक प्रकाश की एक विशाल बाधा ने पूरे शहर को घेर लिया। यांग यी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने तलवार की ऊर्जा की एक लड़ी को आगे की ओर झटका और वह तुरंत प्रकाश की बाधा से टकरा गई। जब तलवार की ऊर्जा प्रकाश की बाधा से टकराई तो वह तुरंत बिखर गई और प्रकाश की बाधा पूरी तरह से सुरक्षित रही। यांग यी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने यह दृश्य देखा। इस बीच जियाओ युक्सी ने धीरे से कहा, यह अवरोध 1000 क्रेन संप्रदाय के संस्थापक पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ा गया था और हर एक संप्रदाय के गुरु ने वर्षों से इस संरचना को बढ़ाया है। यह कहा जा सकता है कि केवल एक सम्राट या शायद कई अर्ध सम्राटों की संयुक्त सेना ही इस संरचना को तोड़ सकती है। स्विश स्विश स्विश। अचानक 1000 सारस संप्रदाय के भीतर से प्रकाश की कुछ 1000 किरणें निकली और फिर उन्होंने तेजी से दिशा बदली और 1000 सारस शहर की ओर बढ़ गए। उसी समय पूरे शहर से असंख्य आकृतियां चमक उठीं और वे सभी यांग यी की ओर बढ़ीं। यांग यी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर 10 संत क्षेत्र तलवार सेवक शियाओ युक्सी के चारों ओर प्रकट हुए। तुम मुझे जाने से मना कर रहे हो, तो मैं नहीं जाऊंगा। यांग यी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और क्रोध से दहाड़ा, स्वर्ग का कब्र का पत्थर टकराना। खून का एक खंभा हवा में उछल पड़ा। एक पल में यांग यी के भीतर से असीम हत्या की भावना ज्वार की तरह बाहर निकल आई। स्वर्ग की समाधि, मैं आज तुम्हें जी भरकर पीने दूंगी। जैसे ही यांग यी ने कहा, रक्तलाल तलवार ऊर्जा की अनगिनत किरणों ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और वे सभी दिशाओं में फैल गईं। अध्याय 1112 कितना स्वादिष्ट। शहर के लगभग 100 विशेषज्ञ रक्तलाल तलवार की ऊर्जा से तुरंत आधे आधे टुकड़ों में कट गए और फिर उनका रक्त तुरंत धाराओं में परिवर्तित हो गया जो यांग यी की ओर बढ़ गया और उसके हाथ में मौजूद रक्तलाल तलवार में समा गया। मार डालो। यांग यी ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका शरीर हवा में उछल गया, इससे पहले कि वह स्वर्ग की कब्र का पत्थर दोनों हाथों में लेकर उसे दूर की ओर घुमाता। 1000 क्रेन सिटी के विशेषज्ञों का एक समूह जो अभी अभी 3 किलोमीटर दूर से हमला करने लगा था, तुरंत टुकड़ों में कट गया। अंत में उनके भीतर का खून आसमान में उछला और यांग यी की ओर बढ़ गया। यांग यी ने अपनी तलवार तेजी से हवा में लहराई और उसकी तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, जबकि अनगिनत तीखी चीखें पूरे शहर में गूंज उठीं। शहर के भीतर खून की धारा बहने लगी और वे यांग यी की ओर बढ़ गए। यह एक नरसंहार था। यह एक संपूर्ण एवं नितांत नरसंहार था। अपने शून्य रैंक तलवार इरादे और वध इरादे द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के साथ यांग यी की तलवार का इरादा एक अत्यंत भयानक सीमा तक पहुंच गया था। कुछ उच्च रैंक वाले संतों के अलावा व्यवहारिक रूप से हर कोई उसकी तलवार ऊर्जा के संपर्क में आने पर तुरंत मर गया। इस बीच 1000 क्रेन सेक्ट के विशेषज्ञ आ गए और हुआ मुजिन ने समूह का नेतृत्व किया। उनमें लगभग 100 उच्च श्रेणी के संत थे और बाकी भी संत थे। जाहिर है 1000 सारस संप्रदाय जानता था कि यांग यी कितना दुर्जय था, इसलिए उन्होंने साधारण शिष्यों को अपनी जान देने के लिए नहीं भेजा था। उसे मार डालो। हुआ मुजिन की भयानक आवाज गूंजी। एक पल में अनगिनत विशेषज्ञ यांग यी की ओर बढ़ गए। यांग यी ने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को अपने माथे के बीच में दबाया। एक क्षण बाद उसका आकार तुरंत रक्त की लाल रोशनी की किरण में बदल गया जो अत्यधिक गति से आगे की ओर बढ़ी। एक विचार से मौत। यांग यी ने डेथ बाय अ थॉट के अंतिम संस्करण को निष्पादित नहीं किया था और उसने केवल तलवार के पंखों और गति के नियमों से गति को बढ़ाया था। हालांकि 2 प्रकार के शून्य रैंक इरादों के साथ इसे बढ़ाने और स्वर्ग के ग्रेवस्टोन की ताकत के साथ यह बेहद भयानक था। हिस हिस हिस। यहाँ बहुत से लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे कि 3 उच्च श्रेणी के संतों के सिर अचानक हवा में उड़ गए जबकि उनके शरीर अभी भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनके आंकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक हमला करते रहे, इससे पहले कि वे आखिरकार बीच हवा से नीचे गिर गए और उनका खून आसमान में उछलकर यांग यी की ओर बढ़ गया। यह दृश्य देखकर यहाँ उपस्थित सभी लोगों के भाव एकदम बदल गए। उसने एक ही हमले में 3 उच्च श्रेणी के संतों को मार डाला। इस बीच हुआ मुजिन की आवाज फिर से गूंजी, उसकी ताकत असाधारण है। उसे कम मत समझो और अपनी पूरी ताकत से उसे मार डालो। एक पल में 100 उच्च श्रेणी के संतों और कुछ 100 संतों ने यांग यी को घेर लिया। जियाओ युक्सी की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। भले ही यांग यी ताकतवर था, लेकिन उसके लिए 100 उच्च श्रेणी के संतों और कुछ 100 संतों से लड़ना बिल्कुल असंभव था। आखिरकार इतनी संख्या एक अर्ध सम्राट को घेरने और मारने के लिए पर्याप्त थी। अगर यांग यी घायल नहीं होता तो शायद वह अभी भी उनसे लड़ सकता था। हालांकि वह अभी बुरी तरह घायल था। टकराना। एक विस्फोट हुआ और एक आकृति उड़ गई। उस आकृति को देखकर जियाओ युक्सी की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह यांग यी था। इस समय यांग यी का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसके शरीर के कई हिस्से ऐसे भी थे जो नीचे धंस गए थे, उभरे हुए थे या कई अलग अलग तरीकों से मुड़े हुए थे। वह 100 उच्च श्रेणी के संतों और कुछ 100 साधारण संतों से लड़ने में सक्षम था। इसका कारण उसकी मजबूत शारीरिक सुरक्षा थी, क्योंकि साधारण संत उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थे।
हालांकि चाहे उसकी शारीरिक सुरक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह भी उसके सामने आने वाले विरोधियों की विशाल संख्या को सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कुछ उच्च श्रेणी के संत उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम थे। हुआ मुजिन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसने यांग ये की ओर हमला किया। वह लगभग थक गया है, उसे मार डालो। अन्य संत भी शीघ्रता से उसके पीछे चले गए। टकराना। अचानक आसमान से क्रिस्टल नीली रोशनी की एक किरण उतरी और यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल में उसका पूरा शरीर क्रिस्टल नीला हो गया। यह सच्ची स्टेलर वार तकनीक थी। यांग ये ने अपनी बाईं हथेली घुमाई और प्राचीन म्यान वहां प्रकट हुआ। उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को म्यान में डाला और फिर उसे तेजी से खींच लिया। ओह! तलवार की चीख गूंजी और रक्त की लाल तलवार की ऊर्जा की किरण चमक उठी। दूर खड़े एक उच्च पदस्थ संत को तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया गया और उसके आंतरिक अंग हवा में फैल गए और साथ में खून की धार बहने लगी। यह एक बेहद खूनी दृश्य था। यह 100 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। यह हेवन रेंज तकनीक थी जिसे शून्य रैंक वध इरादे और तलवार इरादे से बढ़ाया गया था। उसने एक ही हमले में एक उच्च पदस्थ संत को मार डाला। एक क्षण बाद यांग ये ने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को फिर से म्यान में रखा और फिर उसने उसे तेजी से बाहर निकाला। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी और फिर हजार सारस संप्रदाय के एक अन्य उच्च पदस्थ संत का सिर हवा में उड़ गया। रक्त लाल तलवार को पुनः म्यान में रखा गया और उसे पुनः निकाला गया। 3 सांसों से भी कम समय में यांग यी ने लगातार 10 बार अपनी तलवार खींची और हजार सारस संप्रदाय ने लगातार 10 उच्च श्रेणी के संतों को खो दिया। इस बीच यांग ये को फिर से 1000 क्रेन संप्रदाय के विशेषज्ञों ने घेर लिया था। लेकिन यांग ये को फिर से पीटा गया, जैसा कि पिछली बार उसके और विशेषज्ञों के समूह के बीच हुई टक्कर में हुआ था। यांग ये ने स्टेलर वार तकनीक की मदद से उनके हमलों का मजबूती से विरोध किया। हालांकि यह अभी भी दर्दनाक था, उसने उनके हमले का विरोध किया था। उसी समय यांग ये ने अपने बचाव की पूरी तरह से अवहेलना की, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपने दुश्मनों से बचाव करना असंभव था। चाहे वे साधारण संत हों या उच्च श्रेणी के संत, यांग यी का सामना करने वाला कोई भी साधक लगभग निश्चित रूप से मारा जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में ही यहाँ के 20 उच्च श्रेणी के संत मर गए। जहां तक आम संतों की बात है तो उनमें से लगभग 100 मर गए। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वह यह कि जब कोई संत यहाँ मरता था तो उनसे बिखरी हुई आत्मिक ऊर्जा यांग ये की छाती पर एकत्रित हो जाती थी। यह उसकी ओर उसी तरह एकत्रित होती थी जैसे खून उसकी तलवार की ओर एकत्रित होता था। स्वर्ग का ग्रेवस्टोन रक्त को अवशोषित कर रहा था और यह स्वाभाविक रूप से स्ट्रोई थी जो आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। हालांकि उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की और इसे केवल गुप्त रूप से अवशोषित कर सकती थी। यांग ये के भयानक बचाव के कारण 1000 क्रेन संप्रदाय के विशेषज्ञ युद्ध जारी रहने के साथ साथ और भी अधिक भयभीत होते गए। तलवार दाव में यांग ये की उपलब्धियां बेहद भयानक थीं, और यह विशेष रूप से तब था जब उसके पास 2 प्रकार के शून्य रैंक इरादे और एक सम्राट रैंक तलवार थी। उसका हर एक हमला बेहद भयानक था। यह उच्च श्रेणी के संतों के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर था, लेकिन साधारण संत उसके हमलों के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाते। अगर यह सब होता तो यह एक बड़ी समस्या होती। आखिरकार यांग ये चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति था और वह सम्राट नहीं था। लेकिन उनकी शारीरिक सुरक्षा ही समस्या थी। यांग यी की शारीरिक सुरक्षा वास्तव में बहुत डरावनी थी। यहाँ कुछ लोगों के अलावा बाकी लोग उसकी सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थे। जो कुछ लोग ऐसा कर सकते थे, भले ही वे उसकी सुरक्षा को भेदकर उसे एक हद तक नुकसान पहुंचा सकें, लेकिन यह घातक नुकसान नहीं था। इसलिए एक अवधि के भीषण युद्ध के बाद 1000 सारस संप्रदाय से अधिक लोग मर रहे थे। यांग यी के लिए, जबकि वह बुरी तरह से घायल लग रहा था, उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत थी, और उसकी लड़ाकू ताकत बेहद भयानक थी। कुछ समय और बीता और अब तक 30 से ज्यादा उच्च पद के संत मर चुके थे। बाकी संतों की बात करें तो करीब 200 की मौत हो चुकी थी। हुआ मुजिन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भद्दी थी। अचानक उसने जियाओ युक्सी को देखा और कहा, जियाओ युक्सी को पकड़ो। आखिरकार अगर वे जियाओ युक्सी को पकड़ लेते हैं तो यांग ये के पास खुद को पकड़े जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यांग ये के साथ युद्ध में शामिल उच्च पद के संत उसकी आवाज सुनकर दंग रह गए, और फिर उनमें से एक ने यांग ये के चारों ओर घेरा बनाकर अपना स्थान छोड़ दिया और शियाओ युशी की ओर गोली चला दी। जहां तक शेष उच्च पद के संतों की बात है, उन्होंने यांग ये को व्यस्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। यांग ये ने अचानक हुआ मुजिन को देखा और उसके हाव भाव एकदम बदल गए। इस बीच यांग ये खून की लाल किरण में बदल गया जो उसी समय गायब हो गई, और जब उसका रूप फिर से प्रकट हुआ तो वह हुआ मुजिन के पीछे था। अनुभव करना। हुआ मुजिन का सिर हवा में उठ गया, जबकि उसकी कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। हुआ मुजिन की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे अविश्वास से भर गईं। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग यी के एक ही हमले में उसकी मौत हो जाएगी। वह हमला बिल्कुल तीव्र था। यांग ये ने हुआ मुजिन की मौत पर कोई ध्यान नहीं दिया।
उसने अपने दाहिने पैर से अपने नीचे की जगह को रौंद दिया और वहां का पूरा स्थान एक पल में ढह गया। इस बीच उसका आकार रक्त की लाल रोशनी की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। उस उच्च पदस्थ संत की आंखें, जो शियाओ युक्सी पर आक्रमण कर रहा था, अचानक चौड़ी हो गईं और फिर उसका सिर भी हवा में उड़ गया, ठीक वैसे ही जैसे हुआ मुजिन का सिर उड़ गया था। हालांकि यांग ये लगभग जमीन पर गिर गया। अगर उसके हाथ में खून से लाल तलवार का सहारा न होता तो वह जमीन पर गिर जाता। इस समय उसकी क्रिस्टल नीली त्वचा फटने लगी थी। उसी समय उसके शरीर के अनगिनत हिस्से नीचे धंस गए। खास तौर पर उसकी छाती और पीठ, वे अब पूरी तरह से विकृत हो चुके थे। जियाओ युशी के चेहरे पर भाव बदल गए और वह यांग ये की ओर दौड़ी। हालांकि वह यांग ये से सिर्फ 10 मीटर पहले ही पहुंची थी कि एक भयानक हत्या के इरादे ने उसे बार बार पीछे धकेल दिया। यांग ये ने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जबकि खून की अनगिनत धाराएं सभी दिशाओं से उसकी ओर बह रही थीं। जैसे जैसे खून की धाराएं उसके अंदर बह रही थीं, उसके द्वारा उत्सर्जित रक्त की लाल चमक और भी गहरी होती जा रही थी। इस बिंदु पर यह एक गहरा गहरा लाल था। उसी समय वध करने की अंतहीन मंशा और बुरी ऊर्जा लगातार उसके अंदर से निकल रही थी। इस समय यांग ये मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था। युक्सी, बाद में मेरे करीब मत आना। इस बीच यांग ये अचानक बोला और उसकी साफ दाहिनी आंख का रंग बदलना शुरू हो गया था। उसने बहुत अधिक हत्याएं की थीं और उसकी शून्य श्रेणी की तलवार की मंशा उसकी शून्य श्रेणी की वध मंशा को दबाने में असमर्थ होने की कगार पर थी। उसे मार डालो, वह थकावट के कगार पर है। हजार सारस संप्रदाय के विशेषज्ञ यांग ये को इस तरह देखकर बहुत खुश हुए। अपनी विवेकशील क्षमता से वे स्वाभाविक रूप से यह समझने में सक्षम थे कि यह सिर्फ यांग ये की गहन ऊर्जा ही नहीं थी जो सूख गई थी, बल्कि वह बुरी तरह घायल भी था। यह कहा जा सकता है कि यांग ये वास्तव में थकावट के कगार पर था, और अगर वे थोड़ा और प्रयास करते तो वे यांग ये को मार सकते थे। उन्हें यांग ये की ओर बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये की आंखों में एक तरह की क्रूरता चमक उठी जब उसने उन्हें अपने ऊपर हमला करते देखा। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी ढीली की और खून से लाल तलवार खून से लाल रोशनी की किरण में बदल गई जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। एक पल में उनके आसपास की जगह हिंसक रूप से कांपने लगी। यह एक भव्य आभा थी। यहाँ अचानक एक शक्तिशाली और भव्य आभा प्रकट हो गई थी। एक क्षण बाद यांग ये ने अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना, यांग यी की मुट्ठी से एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति निकली और उसके सामने का स्थान तुरंत ढह गया तथा तीखी चीखें लगातार गूंजने लगीं। उसी समय रक्त की अनगिनत धाराएं लगातार रक्त लाल तलवार में बह रही थीं जो एक बार फिर यांग ये के हाथ में आ गई थी। कुछ समय बाद ही वातावरण शांत हो गया। इस समय हजार सारस संप्रदाय के केवल 30 उच्च श्रेणी के संत ही बचे थे। जहां तक अन्य संतों की बात है तो लगभग सभी का सफाया हो चुका था। जहां तक आसपास के साधारण साधकों की बात है तो उनकी मृत्यु की गिनती ही नहीं की जा सकती। हालांकि शेष उच्च श्रेणी के संत अभी भी जीवित थे, लेकिन वे बुरी तरह घायल हो गए थे। इस समय वे सभी यांग ये को भय और सदमे से देख रहे थे। इस समय वे सचमुच भयभीत थे। जब आसपास के खून की आखिरी बूंद रक्त लाल तलवार में बह गई तो यांग ये की थोड़ी साफ दाहिनी आंख तुरंत रक्त लाल हो गई और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई दी। यांग ये ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने मुंह के कोने से रिस रहे खून को चाटा और वह लालच से बोला, कितना स्वादिष्ट है। अध्याय 1113 उसकी गहन ऊर्जा सूख गई है। वह पागल हो गया है। हजार सारस संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ संत ने कांपती आवाज में कहा, उसकी हत्या करने की मंशा ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वह पागल हो गया है। अनुभव करना। उस उच्च पदस्थ संत ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि रक्त लाल प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। मार डालो, यांग ये की क्रूर आवाज गूंजी और फिर वह वहीं गायब हो गया। उसके बाद रक्तलाल रोशनी की अनगिनत किरणें शेष 29 उच्च श्रेणी के संतों की ओर बढ़ीं। पीछे हटो। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और अब वे संप्रदाय के गुरु के आदेशों की परवाह नहीं कर सकते थे। वे तुरंत पलटे और हजार सारस संप्रदाय की ओर गोली चला दी। इस समय यांग ये पूरी तरह से पागल हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी तलवार की ताकत पहले से अनगिनत गुना ज्यादा थी। वध करने की मंशा और उससे निकलने वाली बुरी ऊर्जा अब उन्हें भी प्रभावित कर सकती थी। भले ही यह पूरी तरह से वध करने वाली मशीनों में भ्रष्ट होने की हद तक नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम हो गई क्योंकि उन्हें अपनी मानसिक शक्ति का एक हिस्सा वध करने की मंशा और यांग ये से निकलने वाली बुरी ऊर्जा का विरोध करने के लिए विभाजित करना पड़ा। संक्षेप में, वे डर गए थे और अब उनमें यांग ये का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि यांग ये का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने तुरंत उन उच्च श्रेणी के संतों का पीछा किया। भले ही यांग ये की साधना उनसे बहुत कम थी, लेकिन उसकी गति उनसे बिल्कुल भी कम नहीं थी। जैसे ही वह उनमें से एक के पास पहुंचा, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया।
आकाश में रक्त लाल तलवार ऊर्जा की किरण चमक उठी। अनुभव करना। यांग यी के सामने वाले संत को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया गया। यांग ये ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। उसकी आकृति रक्त की लाल रोशनी की किरण में बदल गई जो मौके पर ही गायब हो गई और अगले उच्च श्रेणी के संत का पीछा करने लगी। जियाओ युक्सी इस दृश्य को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर वह जल्दी से उसके पीछे भागी। उसके आसपास मौजूद तलवार सेवकों ने भी तुरंत उसकी रक्षा की। जियाओ युक्सी को हजार सारस संप्रदाय के बाहर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा और यांग ये ने 3 और उच्च श्रेणी के संतों को मार डाला। इस समय पूरा हजार क्रेन संप्रदाय प्रकाश की एक बाधा से घिरा हुआ था और यांग ये स्वर्ग के कब्र के पत्थर का इस्तेमाल करके लगातार उस पर प्रहार कर रहा था। उसके शक्तिशाली झटकों के कारण प्रकाश की बाधा लगातार गड़गड़ा रही थी। हजार सारस संप्रदाय के अनगिनत अनुयायी इस बाधा के भीतर रहते थे। इस समय वे सभी यांग ये को देख रहे थे जो खून से बनी एक आकृति की तरह लग रही थी। यांग ये के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी और यह एक भयावह मुस्कान थी। यहाँ हजार सारस संप्रदाय के अनगिनत शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने यांग ये को बार बार प्रकाश की बाधा पर प्रहार करते देखा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। लगभग 100 उच्च श्रेणी के संत और सैकड़ों साधारण संत बुरी तरह हारकर वापस लौटे थे। तो अगर यांग यी प्रकाश की बाधा को तोड़ता तो क्या कोई उसे रोक सकता था? कोई नहीं। जब तक कोई अर्ध सम्राट नहीं आता कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक हजार सारस संप्रदाय के भीतर से एक भयंकर चीख गूंजी और फिर एक बूढ़ी औरत यहां आ गई। उसने प्रकाश की बाधा के दूसरी ओर से यांग ये को देखा और क्रोध से दहाड़ते हुए बोली, यांग ये, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? यांग ये ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और उसके हाव भाव तुरंत बदल गए जबकि वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। इस समय यांग ये की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून का सागर हो और भले ही वे संरचना द्वारा अलग हो गए हों फिर भी उसका दिल यांग ये की आंखों के भीतर की भयावह ऊर्जा के सामने धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। उसे संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस समय बूढ़ी औरत ने यही सोचा। यांग ये की ताकत और रक्षात्मक क्षमता बहुत भयानक थी। एक बार जब उसे संप्रदाय में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई तो भले ही वे अंत में उसे मारने में सक्षम हो लेकिन हजार क्रेन संप्रदाय को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हजार सारस संप्रदाय इस समय और अधिक विशेषज्ञों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। यांग ये ने बूढ़ी औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने फिर से प्रकाश की बाधा पर अपनी तलवार घुमा दी। मेरे हजार सारस संप्रदाय के शिष्यों, हजार सारस संरचना बनाओ। अचानक बुढ़िया की आवाज पूरे संप्रदाय में गूंज उठी और फिर यहाँ मौजूद हजारों शिष्य तुरंत अपने सदमे से उबर गए। उनकी आकृतियां चमक उठी और उन्होंने जल्दी से यहाँ अपनी जगह ले ली। कुछ ही समय में एक विशाल गोलाकार संरचना बन गई और उन्होंने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया और अजीब सी मुहरें बनानी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने मुहरें बनानी शुरू की उनके पैरों के नीचे प्रकाश का एक बड़ा नीला घेरा दिखाई दिया और प्रकाश के घेरे को तेजी से घूमने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक पल में पूरे संप्रदाय में आध्यात्मिक ऊर्जा घेरे की ओर बढ़ गई। उसे मार डालो, बूढ़ी औरत की भयानक आवाज गूंजी। मार डालो। यहाँ मौजूद हजारों शिष्यों ने एक साथ जोरदार गर्जना की और फिर उनमें से हर एक से नीली रोशनी की एक किरण निकली। एक पल में हजारों नीली रोशनी की किरणें आसमान में ऊपर की ओर उठीं। प्रकाश की किरणें आसमान में एक साथ मिल गईं और उन्होंने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया जो 500 मीटर से ज्यादा मोटा था। एक पल बाद प्रकाश का स्तंभ यांग यी की ओर नीचे गिरा जो गठन के बाहर रह गया था। यांग ये ने अचानक चलना बंद कर दिया और फिर उसका चेहरा सहज रूप से गंभीर हो गया क्योंकि वह प्रकाश के स्तंभ को देख रहा था। भले ही उसका दिमाग साफ नहीं था लेकिन यह दर्शाता नहीं था कि वह मूर्ख था। वह बस मारना चाहता था और वह वास्तव में अभी मारने के लिए तरस रहा था। जहां तक उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति जैसी बाकी सभी चीजों का सवाल है वे सभी बहुत सामान्य थीं। मार डालो। यांग ये ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी तलवार को प्रकाश के स्तंभ पर घुमाया। उसकी तलवार से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और उससे टकराए। टकराना। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यांग ये की तलवार की ऊर्जा बिखर गई। नीली रोशनी के खंभे की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और तुरंत यांग ये की छाती से टकरा गई। सकना। यांग ये के मुंह से खून की एक बूंद निकली और फिर उसे लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। इस समय उसके शरीर की क्रिस्टल नीली त्वचा फटने लगी थी। अच्छा। हजारों सारसों के दृश्य में अनगिनत शिष्यों ने जयकारे लगाए। इस हमले ने उनका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था और उन्हें लगा कि यांग यी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हजारों विशेषज्ञों की संयुक्त सेना का मुकाबला कर सकता है। वह सिर्फ एक अर्ध संत था, सम्राट नहीं। यांग ये को घायल होते देख जियाओ युक्सी के हाव भाव बदल गए और वह यांग ये की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि पहले की तरह ही वह उसके करीब पहुंचने से पहले ही उसके वध के इरादे से पीछे धकेल दी गई। जियाओ युक्सी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों में हत्या के इरादे भर गए, लेकिन उसकी आंखों में अत्यधिक लाचारी का भाव भी था।
यांग ये ने अपने मुंह के कोनों पर लगे खून को चाटा और उसने अपनी चोटों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी बाईं मुट्ठी में प्राचीन म्यान दिखाई दिया और फिर उसने हजार क्रेन संप्रदाय की ओर चलने से पहले अपनी तलवार को म्यान में रख लिया। यह दृश्य देखकर हजार सारस संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे उदास हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में हार मानने से इनकार कर देगा। मार डालो। अचानक बूढ़ी औरत की आवाज एक बार फिर गूंजी। एक पल में नीले प्रकाश की अनगिनत किरणें आसमान में उछलीं और अंत में वे एक विशाल प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित हो गईं। प्रकाश स्तंभ के आकाश में दिखाई देने के बाद वहां का पूरा आकाश भी कांपने लगा। स्लैश। यांग की उग्र आवाज आसमान में गूंज उठी और फिर उसने अपनी तलवार खींच ली। रक्त के समान लाल प्रकाश की किरण चमकी और फिर कई लोग उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि वह नीली रोशनी के विशाल स्तंभ से टकरा गई। यह 120 ओवरलैप्ड हेवन रेंज था। एक क्षण का मौन छा गया और फिर नीले प्रकाश का स्तंभ दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, इससे पहले कि रक्त लाल तलवार ऊर्जा की किरण प्रकाश की उस बाधा से टकराई जो हजार सारस संप्रदाय की रक्षा कर रही थी। टकराना। एक विस्फोट हुआ जिससे आकाश हिल गया और फिर प्रकाश की दीवार कांप उठी तथा उसमें कई दरारें पड़ गईं। सहस्त्र सारस संप्रदाय के अनुयायी जब इस दृश्य को देखे तो भयभीत हो गए। अचानक यांग ये प्रकाश की बाधा के सामने प्रकट हुआ और फिर उसने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन की नोक को उसके खिलाफ दबाया। उसने स्वर्ग के ग्रेवस्टोन को घुमाया जबकि क्षय कानून स्वर्ग के ग्रेवस्टोन के माध्यम से प्रकाश की बाधा में प्रवेश कर गया। जैसे ही क्षय कानून प्रकाश की बाधा के संपर्क में आया, यह तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर पतला होने लगा। यह दृश्य देखकर सभी शिष्यों की पुतलियां सिकुड़ गईं। आखिरकार वह संप्रदाय रक्षक संरचना ऐसी चीज थी जो अर्ध सम्राट को भी रोक सकती थी। वास्तव में इसे तोड़ने के लिए कम से कम 3 अर्ध सम्राटों की संयुक्त सेना की आवश्यकता थी। फिर भी अब यांग यी ने अकेले ही इसकी सुरक्षा को हिला दिया था। वह कितना राक्षसी है। सब लोग तैयार हो जाओ। इस बीच बूढ़ी औरत की आवाज एक बार फिर गूंजी। बड़े साहब, अब हम और नहीं रुक सकते। इस बीच एक शिष्य बूढ़े व्यक्ति के पास आया। अन्य शिष्यों की सारी गहन ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। अगर हम फिर से गठन को सक्रिय करते हैं तो हमारी गहन ऊर्जा सूख जाएगी। अगर तब गठन नष्ट हो जाता है तो हम मारे जाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रदाय के गुरु को सूचित करें या अपने पूर्वज को बुलाएं। हमारे पूर्वज को बुलाओ। बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से से दहाड़ा। एक अर्ध संत ने हम पर हमला किया, फिर भी तुम चाहते हो कि हम अपने पूर्वज को बुलाएं? क्या तुम चाहते हो कि हमारा हजार सारस संप्रदाय केंद्रीय दिव्य प्रांत में हंसी का पात्र बन जाए? इस बिंदु पर बूढ़ी महिला ने एक गहरी सांस ली और फिर वह पलट गई और यांग ये को देखा। मैंने संप्रदाय के गुरु को सूचित कर दिया है। अब सभी को एक बार फिर से गठन को शक्ति प्रदान करें। उसकी गहन ऊर्जा लगभग सूख गई है। जिस क्षण ऐसा होगा वह क्षण वह मर जाएगा। शिष्य एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सिर हिला दिया। मार डालो। हजारों शिष्यों की आवाजें एक बार फिर गूंज उठीं और फिर नीली रोशनी का एक विशाल स्तंभ फिर से यांग ये की ओर गिर पड़ा। सावधान। जियो युक्सी जल्दी से चिल्लाया। यांग ये ने प्रकाश की बाधा पर हमला करना बंद कर दिया और फिर उसने स्वर्ग के कब्र के पत्थर को तुरंत खींचने से पहले उसे म्यान में रख लिया। अनुभव करना। तलवार की ऊर्जा की एक किरण फिर आगे बढ़ी। जैसे ही यह प्राचीन म्यान से बाहर निकला, अन्य लोग स्पष्ट रूप से यह समझने में सक्षम थे कि यांग ये का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह खाली हो गया था और वह लगभग आकाश से नीचे गिर गया। सहस्त्र सारस संप्रदाय के सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यांग ये की गहन ऊर्जा सूख गई थी। टकराना। यांग ये की तलवार की ऊर्जा की लाल किरण और नीली रोशनी का खंभा टूट गया और फिर ऊर्जा की अनगिनत लहरें आसपास की ओर बह गईं। यांग ये के लिए पहले से मौजूद वह सर्वशक्तिमान व्यक्ति वास्तव में ऊर्जा की लहर से लगभग 1 किलोमीटर पीछे उड़ गया था। हाहा, यांग ये, आपकी गहन ऊर्जा अंततः सूख गई है। इस बीच मो युनटियन, जो अब तक छिपा हुआ था, अचानक आकाश में प्रकट हुआ। गठन को निष्क्रिय कर दो। बूढ़ी औरत अचानक उग्रता से बोली। उस छोटी कुतिया शियाओ युक्सी और यांग ये दोनों को नहीं छोड़ा जा सकता। अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, उन्हें मत मारो। उन्हें जीवित रखो ताकि मैं उनकी आत्माओं को जला सकूं और उन्हें अपनी आत्मा को जलने का एहसास कराते हुए अनंत काल तक पीड़ा दे सकूं। यह फैंग किंगयू की आवाज थी। इस बीच मो युनटियन ने भयंकर हंसी हंसी। उस औरत को मत मारो शियाओ युक्सी। अगर मैं मो युनटियन किसी को चाहता हूं तो मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। मैं उसे उस आदमी यांग ये के सामने करूंगा। हाहा, बस इसके बारे में सोचना ही बहुत रोमांचक लगता है। अचानक यांग ये ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके मुंह के कोनों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अध्याय 1114। अभी चले जाओ। मो युनटियन हवा में खड़ा होकर शियाओ युक्सी को घूर रहा था और वह क्रूरता से बोला, कुतिया, तुमने वास्तव में मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे आदमी के साथ भागने की हिम्मत की। जब मैंने तुम्हें मुंह दिखाए और तुमसे शादी करने की कोशिश की तो तुमने मना कर दिया, तो मैं बाद में तुम्हें पूरी तरह से अपमानित करूंगा। मो युनटियन,
स्वाभाविक रूप से अत्यधिक क्रोध से भर गया था। जियाओ युक्सी वह थी जिससे वह शादी करना चाहता था, फिर भी वह वास्तव में किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। अगर इसकी खबर फैलती तो सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर उसके बारे में क्या सोचता, खासकर मो कबीले के वे शिष्य जो उसके दुश्मन थे और अन्य 3 कुलों के शिष्य। इसके बारे में सोचते ही मो यूनतियान के दिल में क्रोध विस्फोटक रूप से उमड़ पड़ा। कुतिया, मो यूनतियन ने गुस्से से दहाड़ते हुए जियो युक्सी की ओर गोली चलाई। सावधान! अचानक हजार सारस संप्रदाय के भीतर से एक भयावह आवाज गूंजी। मो यूनतियन थोड़ा स्तब्ध था। एक क्षण बाद उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई और खून की तीखी गंध उसके शरीर में फैल गई। इस आभा के कारण उसे घुटन महसूस हुई और लगभग उसी समय उल्टी आ गई। भले ही वह अचानक पकड़ा गया था, मो यूनतियन किसी भी दर पर मार्शल रैंकिंग का विशेषज्ञ था और जब उसे एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी तो उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाया। झनकार! मो यूनतियन को लगा जैसे उसकी तलवार लोहे के टुकड़े से टकरा गई हो और टक्कर से उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। मो यूनतियन चौंक गया। उसने अपनी नजरें केंद्रित की और देखा कि उसकी तलवार यांग ये के सिर पर लगी थी। हालांकि उसकी तलवार यांग ये की शारीरिक सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं थी और इससे उसका चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया। मैं समाप्त कर रहा हूं। यह आखिरी विचार था जो उसके मन में आया। सचमुच उसकी गर्दन पर तलवार रख दी गई। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये था। उसकी गहन ऊर्जा सूख गई थी, लेकिन उसके पास अभी भी तार्किक ऊर्जा थी। इसके अलावा उसके पास स्ट्रोई थी, इसलिए उसकी गहन ऊर्जा की वसूली की गति किसी की कल्पना से परे थी। रुको! आसमान में एक भयंकर चीख गूंजी और फिर मोजी और एक खूबसूरत महिला यहां प्रकट हुई। उसी समय जियाओ बिली और फैंग किंगयू भी आसमान में दिखाई दिए। यहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें यांग ये पर टिकी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये में अभी भी गहरी ऊर्जा है। क्या उसकी गहरी ऊर्जा अभी अभी सूख नहीं गई? उसने बस सबको धोखा देने के लिए ऐसा किया। फैंग किंगयू और हजार सारस संप्रदाय के सभी लोगों के चेहरे पर इस बिंदु तक का विचार आते ही बहुत ही भद्दा भाव आ गया। बेशक सबसे भद्दा भाव मो यूनतियन का था। उसने सोचा था कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद ही पकड़ा जाएगा। इस समय मो जी, फैंग किंगयू, शियाओ बिली और हरे वस्त्र पहने महिला ने यांग ये को देखते ही अपने दिलों में डर की लहर महसूस की। यांग ये बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। वह पूरी तरह से खून से लाल था और उसकी आंखों में भी खून का सागर लग रहा था। इसके अलावा यहां तक कि वे यांग ये द्वारा उत्सर्जित की गई हत्या की मंशा और भयावह ऊर्जा को कम करके आंकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। ऐसा बनने के लिए उसने कितनों को मारा। उसको छोड़ दो। मो जी ने यांग ये को घूर कर देखा। यांग ये की आंखों में खून के लाल रंग के अलावा कोई रंग नहीं था। हर कोई देख रहा था कि यांग ये स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। जियाओ बिली और अन्य लोग जानते थे कि यांग ये अपने भीतर के वध के इरादे का विरोध कर रहा था। बहुत समय बीतने के बाद उसकी दाहिनी आंख में कुछ स्पष्टता लौटी। यह देखकर जियाओ बिली ने तुरंत राहत की सांस ली। साथ ही उसकी आंखों में सदमे का एक निशान भी था। जहां तक मोजी और फैंग किंगयू की बात है, उनकी आंखों में गंभीरता का एक निशान था। यांग ये अभी अपने वध के इरादे से पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था और वह वध की पूरी मशीन बन गया था। भले ही इससे वह मजबूत हो गया था, लेकिन वह सिर्फ एक कठपुतली था जिसे उसके वध के इरादे ने गुलाम बना दिया था। हालांकि अगर वह इसका विरोध कर सकता था और इसके बजाय अपने वध के इरादे को गुलाम बना सकता था, तो यह बेहद भयानक होगा। हालांकि यांग ये ने इसे पूरी तरह से हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने कम से कम अपने वध के इरादे का विरोध किया था। एक अर्ध संत के लिए ऐसी इच्छाशक्ति और मानसिक शक्ति भयावह से भी परे थी। उसे जाने दो। मैं जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें अभी भाग जाना होगा। 3 दिन बाद व्हाइट डी अकेडमी से उसे ले आओ। यांग ये ने मोजी को देखा जबकि उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मोजी का चेहरा उदास था। मैं हूं, यांग ये ने उग्रता से कहा, यदि आप चाहते हैं कि वह जीवित रहे तो अभी चले जाएं। मेरा मो कबीला कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। कभी नहीं। मोजी का चेहरा क्रूर था। यांग ये, मुझे देखने दो कि क्या तुम उसे मारने की हिम्मत करते हो। दूसरे अंकल। मो यूनतियन के हाव भाव बदल गए। वह बोलने ही वाला था कि मोजी अचानक गुस्से से दहाड़ उठे, चुप रहो। मो कबीले के शिष्य के रूप में तुम मो कबीले को शर्मिंदा नहीं कर सकते, भले ही तुम मरने वाले हो। मुझे देखने दो कि क्या वह तुम्हें मारने की हिम्मत करता है। बोलते समय उसने जियाओ बिली को देखा और कहा, अगर मो यूनतियन मर जाता है तो तुम्हारी व्हाइट डी अकादमी मेरे मो कबीले की दुश्मन बन जाएगी। जियाओ बिली का चेहरा उतर गया। भले ही वह अभी मोजी से लड़ रहा था, लेकिन इसे केवल व्यक्तिगत दुश्मनी ही माना जा सकता है। लेकिन अगर यांग ये ने मो यूनतियन को मार दिया तो दुश्मनी मो कबीले और व्हाइट डी अकादमी के बीच बढ़ जाएगी। क्या व्हाइट डी अकादमी अभी मो कबीले से लड़ सकती है? जियो बिली ने यांग ये को देखा और बोलने ही वाली थी, लेकिन यांग ये ने अचानक कहा, दीन जियो, अगर मैं मो यूनतियन को जाने दूं तो क्या मोजी चले जाएंगे?
नहीं, वह नहीं जाएगा। उसके पीछे मो कबीला खड़ा है, इसलिए वह बिना किसी डर के हमारे और व्हाइट डी अकादमी के खिलाफ काम कर सकता है, क्योंकि उसे यकीन है कि हम उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार, एक बार जब हम उन्हें मार देंगे तो यह पूरे मो कबीले का सामना करने के बराबर होगा। इसलिए, वह बिना किसी डर के हमें धमका सकता है और हम पर अत्याचार कर सकता है। यांग ये ने एक पल के लिए रुककर कहा, आज हमारी सहनशीलता हमें शांति नहीं दिला सकती, बल्कि इससे वे हमें और भी अधिक धमकाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, अगर हम आज सहनशीलता बरतते हैं, तो सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर की अन्य शक्तियां और निवासी सोचेंगे कि हमारी व्हाइट डी अकादमी की ताकत कम हो रही है। उस समय, डायमंड रैंक की शक्तियों का तो कहना ही क्या, प्लेटिनम रैंक की शक्तियां भी हमें धमकाने की हिम्मत कर सकती हैं। जियो बिली की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंत में, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कैसे नहीं जान सकता था कि यांग ये किस बारे में बात कर रहा था। इस समय, चाहे वह मो कबीला हो या थाउजेंड क्रेन संप्रदाय, वे निश्चित थे कि व्हाइट डी अकादमी उनके साथ युद्ध में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए, उन्होंने उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह वैसा ही था जैसा यांग ये ने कहा था। अगर उन्होंने आज धैर्य रखा, तो उनकी अकादमी को अब से अंतहीन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया इसी तरह काम करती है। लोग कमजोरों को धमकाना पसंद करते हैं। थोड़ी देर बाद जियाओ बिली ने कहा, तुम इससे निपटो। तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें व्हाइट डी अकादमी का समर्थन मिलेगा। चूंकि वह यांग ये की नाव पर चढ़ गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से यात्रा के अंत तक रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यांग ये को छोड़कर शांति प्राप्त करें। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह वह तरीका नहीं था जिससे वह काम करता था। अगर वह ऐसा करता तो व्हाइट डी अकादमी का मनोबल तुरंत गिर जाता। इसके अलावा, अब से शायद कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति व्हाइट डी अकादमी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति में शामिल नहीं होगा जो शांति पाने के लिए अपने छात्रों या शिष्यों का बलिदान देती है। इसलिए, यांग यी को छोड़ना अपनी कब्र खोदने से अलग नहीं था। हालांकि, जियाओ बिली भी खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह व्हाइट डी अकादमी के भविष्य के प्रति खोया हुआ था, क्योंकि अकादमी के छात्र के रूप में यांग ये जैसे पागल का होना सौभाग्य और विपत्ति दोनों के साथ आया था। मोजी का चेहरा और भी उदास हो गया जब उसने जियाओ बिली की बात सुनी। फैंग किंगयू की अभिव्यक्ति भी भद्दी हो गई थी। यांग ये अब तक इतना अहंकारी क्यों व्यवहार कर रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जियाओ बिली और व्हाइट डी अकादमी का समर्थन प्राप्त था। अगर वह उनकी मदद खो देता, तो यांग ये को मारने में बस एक पल ही लगता। फिर भी अब, जियाओ बिली वास्तव में यांग यी के पागलपन में उसका साथ देने का इरादा रखती थी। भले ही व्हाइट डी अकादमी की ताकत में भारी गिरावट आई थी, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस बीच, यांग ये ने अचानक कहा, मो कबीले के उस आदमी, क्या तुम भाग जाओगे या नहीं? मोजी का चेहरा बहुत ही भद्दा था क्योंकि वह यांग ये को घूर रहा था। बहुत समय बीतने के बाद वह उग्रता से बोला, कोई भी मेरे मो कबीले को धमकी नहीं दे सकता। मेरा मो कबीला किसी को भी इसे धमकी देने की अनुमति नहीं देगा। यांग ये, अगर तुम हिम्मत करो। अचानक, मोयुनटियन बुरी तरह चिल्लाया, और फिर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। जियाओ बिली की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई थीं, और उसकी आंखें सदमे से भर गई थीं। जियाओ बिली के बगल में बैठी खूबसूरत महिला की आंखों में भी सदमे और डर का भाव था। जहां तक हजार सारस संप्रदाय के शिष्यों की बात है, तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनके मुंह खुले हुए थे और आंखें सदमे और भय से भरी हुई थीं। जैसे ही मोजी ने ये शब्द कहे, यांग ये ने अचानक स्वर्ग के कब्र के पत्थर को आरी की तरह इस्तेमाल किया और मो युनतियन के गले को चीरना शुरू कर दिया। मो युनतियन के गले से खून की धार बह रही थी। शुरू में, वह तीखी चीखें निकाल पाया, लेकिन जल्द ही वह एक भी आवाज नहीं निकाल पाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल आई थीं, और वे भय और दया की भीख मांगने के इरादे से भरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर भी हिंसक रूप से हिल रहा था। मोजी के हाथ आपस में कसकर बंधे हुए थे और उनकी आंखों में हत्या की मंशा स्पष्ट दिख रही थी। फैंग किंगयू भी यांग ये को घूर रही थी और उसकी आंखें मोजी की तरह ही हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। लेकिन हत्या के इरादे के अलावा, उसकी आंखों में डर का एक निशान भी था। जो लोग मृत्यु से नहीं डरते थे, वे डरावने नहीं थे। वास्तव में डरावने तो वे लोग थे जो मृत्यु से नहीं डरते थे और पागल थे। जाहिर है, यांग यी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। अनुभव करना। यांग ये को मो युनतियन का सिर धीरे धीरे काटने में ज्यादा समय नहीं लगा, और फिर मो युनतियन के गले से खून की धार बहने लगी। यांग ये ने मो युनतियन का सिर पकड़ा और उसे मोजी की तरफ फेंक दिया। तुमने कहा था कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम गलत थे। मोजी ने कुछ देर तक मो युनतियन के सिर को देखा, और फिर उसने अपना सिर उठाकर यांग ये को देखा। वह जंगली जानवर की तरह दहाड़ते हुए बोला, यांग ये। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजना बंद हुई, उसका शरीर यांग यी की ओर बढ़ा, लेकिन जियोबियली ने उसका रास्ता रोक दिया। मोजी ने गुस्से से दहाड़ते हुए हमला किया, भाड़ में जाओ।
जियाओ बिली स्वाभाविक रूप से वहां खड़े होकर हमले को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने निर्णायक रूप से जवाबी हमला किया और वे दोनों मौके पर ही गायब हो गए। फैंग किंग्यू भी चुपचाप खड़ी नहीं रही। उसका इरादा उसी समय हमला करने का था जब मोजी ने हमला किया था। हालांकि उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया क्योंकि यांग ये की आकृति हजार क्रेन संप्रदाय की ओर बढ़ गई थी। इस समय सहस्त्र सारस संप्रदाय के सभी शिष्यों के भाव पूरी तरह बदल गए थे। फेंग क्विंग्यू ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, यांग ये, हिम्मत मत करो, मैं उन्हें तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा। दूर से यांग ये की आवाज गूंजी। उसके बाद रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण आकाश में फैल गई और हजार सारस संप्रदाय के शिष्यों की भीड़ में प्रवेश कर गई। अध्याय 1115 आंसू बहाओ या खून अनुभव करना। तलवार की ऊर्जा की एक किरण चमकी और फिर हजार सारस संप्रदाय के कुछ दर्जन शिष्यों को तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया गया। यांग ये को हजार सारस संप्रदाय से भीड़ में घुसने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय वह भेड़ियों के झुंड में घुस आए भेड़िए की तरह था। यहाँ मौजूद अनगिनत शिष्य उसकी तलवार की ऊर्जा का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, जो दो तरह के शून्य रैंक के इरादे से बढ़ी हुई थी। इसके अलावा उनके पास अभी उससे लड़ने की हिम्मत या इच्छा नहीं थी क्योंकि पहले के दृश्यों ने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया था। आखिर क्या मृत्यु के देवता का सामना करते समय किसी को भय नहीं होगा? इस प्रकार जब यांग ये ने उन पर आक्रमण किया तो कई शिष्यों ने लड़ने का विकल्प नहीं चुना बल्कि उन्होंने भागने का विकल्प चुना। वास्तव में अगर वे एक साथ मिलकर काम करते तो वे यांग ये से लड़ सकते थे और वे यांग ये को पीछे धकेलने में भी सक्षम हो सकते थे। क्योंकि यांग ये अंत में बिल्कुल अकेला था और चाहे वह उसका शरीर, आत्मा या ऊर्जा हो, वे सभी इस समय बेहद कमजोर अवस्था में थे। इसलिए अगर हजार सारस संप्रदाय के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करते तो बहुत संभावना थी कि वे यांग ये को पीछे धकेलने में सक्षम होते। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने खुद को अराजकता में गिरने दिया। यदि कोई सेना बिना नेता के हो और अराजक स्थिति में हो तो यांग ये के लिए उनका खतरा अपने न्यूनतम स्तर तक गिर जाएगा। भीड़ में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद यांग ये के हाथों 100 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। पूरे हजार सारस संप्रदाय में तीखी चीखें गूंज उठीं। लेकिन अंत में यह एक डायमंड रैंक की शक्ति थी, इसलिए कुछ विशेषज्ञों को यहां बलों को संगठित करने और यांग ये को घेरने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि इस बिंदु पर यांग ये अजेय था और रक्त लाल तलवार ऊर्जा की हर एक किरण कुछ दर्जन लोगों की जान ले सकती थी। अचानक फैंग किंग्यू की आवाज गूंजी, यांग ये, तुम जा सकते हो। इस समय फैंग किंग्यू के हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए थे और उसका चेहरा भयावह रूप से उदास था। वह भीड़ के भीतर मौजूद यांग ये को स्थिर रूप से देख रही थी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा व्यवहारिक रूप से भौतिक था। हजार क्रेन संप्रदाय ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को खो दिया था और अगर यांग ये को हत्या जारी रखने की अनुमति दी गई तो इसके उच्च अधिकारियों के बीच विशेषज्ञों की भारी कमी होगी। उसके पास यांग ये को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कम से कम इससे संप्रदाय पर जो खतरा मंडरा रहा था उसका समाधान तो हो सकता था। फैंग किंग्यू की बात सुनते ही यांग ये ने तुरंत हमला करना बंद कर दिया और फिर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम ही थी जिसने मुझे जाने से मना कर दिया था, फिर भी तुम ही हो जो मुझे अब जाने के लिए कह रही हो। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदेश दे सकती हो? यांग ये ने बोलना समाप्त करते ही अपना दाहिना हाथ लहराया और तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली और एक दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को तुरंत दो टुकड़ों में काट दिया। इस बीच फैंग किंग्यू ने उग्रता से कहा, यांग ये, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? यांग ये बोलने ही वाला था कि तभी हरे वस्त्र पहने खूबसूरत महिला अचानक बोली, बच्चे, जल्दी से उसे ले जाओ और चले जाओ। इस बीच जियाओ युक्सी ने कहा, चलो चलें। इस समय यांग ये का मन बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन उनका मन बिल्कुल स्पष्ट था। भले ही हजार क्रेन संप्रदाय के पास यांग ये पर भेजने के लिए कोई अन्य अर्ध सम्राट नहीं था, लेकिन उनके पास उनके पूर्वज थे। एक बार उनके पूर्वज को बुला लिया गया तो यांग ये की बात तो दूर, यहाँ तक कि जियाओ बिली भी बच नहीं पाएगी। बेशक हजार क्रेन संप्रदाय निश्चित रूप से अपने पूर्वज को नहीं बुलाएगा जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो, क्योंकि सम्राटों को दीप्तिमान आयाम तक उतरने के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी। हजार सारस संप्रदाय अपने पूर्वज को अर्ध संत से निपटने के लिए बुलाने का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वे अपने पूर्वज के क्रोध को सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि अगर यांग यी ने हत्या बंद करने से इनकार कर दिया तो हजार सारस संप्रदाय के पास अपने पूर्वज को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये की आंखें तुरंत थोड़ी और साफ हो गईं जब उसने खूबसूरत महिला और जियाओ युक्सी की आवाज सुनी। वह कुछ देर तक संघर्ष करता रहा और फिर उसने जियाओ युक्सी को देखा। वह बस उसे बहुत देर तक देखता रहा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं जबकि वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। काफी समय बीत गया और फिर यांग ये की दाहिनी आंख धीरे धीरे साफ होने लगी। इस समय वह बिना किसी हिचकिचाहट के शियाओ युक्सी की तरफ देखने लगा और उसने कहा, चलो चलें। उसका उद्देश्य शियाओ युशी को बचाना था, मारना नहीं।
उसने पहले जो कत्लेआम किया था वह सबसे पहले खुद को बचाने के लिए था और दूसरा फैंग किंगयू को उन्हें जाने देने के लिए मजबूर करना था। अब उसकी योजना काम कर गई थी और यहाँ परेशानी पैदा करना उचित नहीं होगा। फैंग किंगयू और हजार सारस संप्रदाय के अन्य लोगों ने यांग ये को शियाओ युक्सी के साथ आकाश में उड़ते हुए देखा। जब फैंग किंगयू प्रकाश की बाधा के सामने पहुंचा तो यांग ये ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा। उसने यांग यी को घूरते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो। यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक और शब्द बोलो और मैं अब और नहीं जाऊंगा। फैंग किंगयू ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, गठन को निष्क्रिय कर दो। जैसे ही उसने आदेश दिया, प्रकाश की बाधा धीरे धीरे छंट गई। जैसे ही यह पूरी तरह से छंट गई, यांग ये ने शियाओ युशी को अपनी बाहों में ले लिया और शहर से गायब हो गया। जिस समय यांग ये चले गए उसी समय फैंग किंगयू की आवाज पूरे 1000 क्रेन आयाम में गूंज उठी, आज से मेरा 1000 क्रेन संप्रदाय व्हाइट डी अकादमी के साथ युद्ध में है। हमारे संप्रदाय के सभी शिष्यों को आदेश दें कि वे कोई दया न दिखाएं और व्हाइट डी अकादमी के किसी भी छात्र को मार डालें जो उन्हें दिखाई दे। टकराना। अचानक आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर मोजी और शियाओ बिली यहां प्रकट हुए। मोजी के मुंह के कोने पर खून का निशान था। जियाओ बियली ने मोजी को देखते हुए उदासीनता से कहा, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। मोजी ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और कहा, बस तुम इंतजार करो। बस तुम मेरे मो कबीले के आने का इंतजार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और मौके पर ही गायब हो गई। जियो बियली ने कुछ देर तक आसमान की ओर देखा और फिर उसने फैंग किंगयू की ओर देखा। संप्रदाय गुरु फैंग, क्या सुलह की कोई संभावना है? सुलह? फैंग किंगयू ने भयंकर हंसते हुए कहा, जियो बियली, क्या तुम मजाक कर रही हो? जियाओ बियली ने थोड़ा सिर हिलाया, तो फिर यही बात है। उसके बाद उसने खूबसूरत हरे वस्त्र पहने महिला को देखा, उन 2 छोटे बच्चों को व्हाइट डी अकादमी में वापस आने तक मेरी मदद करो। मैं मो कबीले के उस बुजुर्ग को ले जाऊंगा और फिर कुछ पुराने दोस्तों से मिलूंगा। जाहिर है, सुलह असंभव थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने दोस्तों को बुलाया जाए। क्योंकि अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो 1000 क्रेन संप्रदाय और मो कबीला जल्द ही अपना बदला लेना शुरू कर देंगे। यह 2 डायमंड रैंक शक्तियों का बदला था और मो कबीला कोई साधारण डायमंड रैंक शक्ति नहीं थी। यह एक प्राचीन कबीला था जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था और इसके संसाधनों और भंडार को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। वर्तमान व्हाइट डी अकादमी का तो जिक्र ही न करें, यहां तक पिछली व्हाइट डी अकादमी को भी 2 डायमंड रैंक शक्तियों के हमलों को सहन करना मुश्किल होगा। यह कहा जा सकता है कि व्हाइट डी अकादमी वास्तव में अब जीवन और मृत्यु के क्षण में थी। हरे वस्त्र पहने सुंदर महिला ने शियाओ बियली की ओर देखा और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और आकाश में गायब हो गई। उसके बाद जियाओ बियली भी गायब हो गई। इस बीच फैंग किंगयू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और थोड़ी देर बीतने से पहले उसकी आवाज एक बार फिर से आसपास के वातावरण में गूंज उठी, संप्रदाय के बाहर प्रशिक्षण ले रहे सभी बुजुर्गों को वापस लौटने का आदेश दें। ... 1000 क्रेन आयाम के बाहर यांग ये की बाहों में रहते हुए जियाओ युक्सी ने धीरे से कहा, 1000 क्रेन आयाम के सबसे नजदीकी शहर उत्तरी डार्कनेस सिटी है। वहां एक टेलीपोर्टेशन संरचना है। हमें व्हाइट डी आयाम में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए वहां जाना होगा। यांग ये को नहीं पता था कि यह उसके कारण था या 1000 क्रेन संप्रदाय के कारण, लेकिन 1000 क्रेन शहर में टेलीपोर्टेशन संरचना नष्ट हो गई थी, इसलिए उनके पास व्हाइट डी आयाम में लौटने के लिए कोई अन्य रास्ता तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वह उस दिशा में उड़ गया जिस ओर उसने इशारा किया था। जियाओ युक्सी ने अपना हाथ बढ़ाकर यांग ये की छाती की फटी त्वचा को छुआ और धीरे से बोली, क्या यह दर्द कर रहा है? यांग ये ने जवाब दिया, मुझे इसकी आदत है। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। यांग ये ने अपना सिर नीचे करके उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से बोला, पुरुष या तो खून बहाते हैं या आंसू। मैंने खून बहाना चुना है। यह एक रास्ता है जिसे मैंने चुना है, इसलिए मुझे इस पर चलते रहना है, चाहे मुझसे कितना भी खून बह जाए। जियाओ युक्सी ने धीरे से कहा, लेकिन आपका अधिकांश खून हमारी वजह से बहा है। तुम मेरी हो। अगर मैं तुम्हारे लिए खून नहीं बहाता तो क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हारे लिए खून बहाएं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यांग ये ने ठहाका लगाया और फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं यांग ये अपने जीवन में एक बुरा व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्ति बनने से इनकार करता हूं। अगर कोई मेरे किसी करीबी को छूता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालूंगा। अगर यह आप सभी के लिए है तो मुझे परवाह नहीं है, भले ही मैं पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लूं। तुम अभी भी इतने आवेगी हो। जियाओ युक्सी ने अपना गाल यांग ये की छाती पर दबाया और आगे कहा, लेकिन मुझे यह पसंद है। अधिकांश महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके पुरुष उनके लिए नायक या शैतान बनेंगे। संक्षेप में, जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा परवाह थी वह यह थी कि क्या उनका पति उनसे प्यार करता है।
औरतों के लिए जो अभी भी अपने पति से प्यार करती हैं और पूरी दुनिया की खातिर उन्हें त्यागने के अपने पति के कामों से सहमत हैं, यह न्याय सिर्फ वीरता के उपन्यासों में ही मौजूद है। हर कोई स्वार्थी था और महिलाएं भी, खासकर जब बात प्यार की आती थी। यांग ये ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसने शांति की इस छोटी सी अवधि का आनंद लिया। यह छोटा क्यों था? क्योंकि वह जानता था कि तूफान आने वाला है। यांग ये की पूरी गति के तहत उन्हें उत्तरी डार्कनेस सिटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। हर दूसरे शहर की तरह उन्हें इसमें प्रवेश करने के लिए कुछ पैसे देने पड़े। यांग ये ने 2 बैंगनी क्रिस्टल का भुगतान किया और शहर में प्रवेश किया। उसका मुख्य उद्देश्य शियाओ युक्सी को व्हाइट डी अकादमी में वापस भेजना था, क्योंकि तभी वह वास्तव में कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकती थी। इसलिए यांग ये ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और शहर में टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर चला गया। यांग ये और शियाओ युशी नीले टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़े हो गए और नीली रोशनी की एक किरण तुरंत बाहर निकली और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। उसके बाद उनके शरीर धीरे धीरे बेहोश होने लगे। अचानक उनके चारों ओर की नीली रोशनी गायब हो गई। उसके बाद यांग ये से परिचित एक आवाज अचानक गूंजी, यांग ये, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफी साल बीत चुके हैं। एक अर्ध सम्राट। यांग ये की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं क्योंकि उस अर्ध सम्राट की आभा ने उसे और शियाओ युक्सी दोनों को घेर लिया था। जाहिर है वह अर्ध सम्राट बुरी नीयत से आया था। अध्याय 1116। क्या वह अब भी बचाया जा सकता है? यांग ये ने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक कुछ ही दूरी पर खड़ा था। इसके अलावा उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि प्रोफाउंड महाद्वीप के प्राचीन डोमेन शहर का गवर्नर लू युवानहाओ था। लू युवानहाओ ने हंसते हुए कहा, यांग ये, तुम मुझे भूले नहीं हो, है ना? मैं कैसे कर सकता था? यांग ये ने उत्तर दिया। वह स्वाभाविक रूप से लू युवानहाओ को नहीं भूला था। आखिरकार उन्होंने उस समय एक साथ काम भी किया था। हालांकि अब वे निश्चित रूप से सहयोगी नहीं थे, क्योंकि लू युवानहाओ अपने आदिम शिवालय को निशाना बना रहा था। लू युवानहाओ ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी पहले की तरह ही निर्दयी हो। मैंने तुम्हें खोजने के लिए किसी को भेजा था लेकिन तुमने उसे मार डाला। तुम वाकई पिछले रिश्तों को कोई महत्व नहीं देते। हालांकि इससे मुझे एहसास हुआ कि तुम, यांग ये, अब वही यांग ये नहीं हो। संत, अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। लू युवानहाओ इस बिंदु पर एक पल के लिए रुक गया और उसने आगे कहा, मैं लगभग भूल ही गया था। वह अर्ध सम्राट जो आपकी रक्षा कर रहा था, शायद इस समय आप पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। यांग यी ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा और फिर उसका चेहरा थोड़ा नीचे गिर गया। वह एक से अधिक अर्ध सम्राट लेकर आया। थोड़ी देर बाद यांग ये ने लू युवानहाओ को देखा और कहा, सिटी गवर्नर लू, आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं? बेशक। लू युवानहाओ ने यांग ये को देखा और कहा, यांग ये, तुम्हें मेरे उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसे मुझे दे दो और तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चीजों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाऊंगा और अगर तुम तैयार हो तो हम एक गठबंधन भी बना सकते हैं। मैं 1000 क्रेन संप्रदाय और मो कबीले को व्यस्त रखने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? मैं वास्तव में ईमानदार हूँ। यह वास्तव में काफी लुभावना है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, लेकिन शहर के गवर्नर लू, क्या आप मेरी बुद्धिमत्ता या अपनी बुद्धिमत्ता का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुझे इसे आपको देने के बाद भी जीने का मौका मिलेगा? नहीं, इसे प्राप्त करने के बाद आप सबसे पहले मुझे ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद इस दुनिया में कोई और नहीं जान पाएगा कि यह आपके हाथों में है ना? लू युवानहाओ ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर कहा, यांग ये, हालांकि इतने सालों पहले तुम्हारी साधना मेरी साधना से बहुत कम थी, लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझसे कम नहीं थी। अब मैं एक अर्ध सम्राट हूं और तुम एक अर्ध संत हो। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि क्या तुम अभी भी उतने ही राक्षसी हो जितने इतने सालों पहले थे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है ना? यांग ये ने शियाओ युशी को जाने दिया। इस बीच उसने उसकी ओर देखा और एक तरफ चली गई। तुम सच में नहीं जानते। चूंकि तुम इसे खुद सौंपने को तैयार नहीं हो तो मैं इसे खुद ले लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका रूप वहीं गायब हो गया। इस बीच यांग ये भी मौके पर गायब हो गया था। टकराना, एक धमाका हुआ और फिर यहाँ की जगह तुरंत टूट गई, इससे पहले कि यांग ये और लू युवानहाओ वापस वहीं आ गए जहां वे एक पल पहले खड़े थे। इस समय यांग ये की छाती पर कपड़े खून से लाल हो गए थे। खून उसकी छाती से बह रहा था जो बुरी तरह से फट गई थी और उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। जियाओ युक्सी के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया और वह यांग ये की तरफ बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैं भूल गया था कि तुम घायल हो, लू युवानहाओ ने कहा। न केवल तुम घायल हो, बल्कि तुम बहुत गंभीर रूप से घायल लग रहे हो। अब तुमसे लड़ना मेरे लिए एक अनुचित जीत है। यांग ये ने जवाब दिया, तो फिर हम किसी और दिन क्यों नहीं लड़ते? लू युवानहाओ ने पूछा, आप क्या सोचते हैं? जब हम नहीं कर सकते तो बकवास क्यों करें?
जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर विस्फोटक रूप से आगे की ओर उछला। उसी समय उसका पूरा शरीर तुरंत रक्त लाल हो गया, जबकि उसके हाथ में रक्त लाल तलवार दिखाई दी। लू युवानहाओ के सामने पहुंचते ही उसने तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर उसे नीचे की ओर घुमाया। उसमें मौजूद शक्तिशाली बल के कारण उसके आसपास का स्थान तुरंत टूटकर ढह गया। लू युवानहाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। एक पल में उसका पूरा हाथ पिघली हुई धातु की तरह पूरी तरह लाल हो गया, और फिर उसने अपनी मुट्ठी यांग ये की खून से लाल तलवार पर पटक दी। टकराना। यांग ये की तलवार और लू युवानहाओ की पूरी बांह हिंसक रूप से कांप उठी, और फिर लू युवानहाओ का शरीर अचानक हिल गया। उसकी बांह से आग की लपटें निकलीं और तुरंत यांग ये को घेर लिया, और फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी यांग ये की ओर पटक दी, जो अब आग की लपटों में घिर चुकी थी। टकराना। यांग ये के उड़ते ही एक दबी हुई आवाज गूंजी। लू युवानहाओ ने स्वाभाविक रूप से ऐसा अवसर नहीं छोड़ा और आगे बढ़ने वाला था। हालांकि यांग ये अचानक आग की लपटों के बीच से गायब हो गया, और फिर खून की लाल रोशनी की किरण चमक उठी। लू युवानहाओ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक रक्त लाल तलवार उसकी छाती पर घोंपा गया था। हालांकि यह केवल कुछ सेंटीमीटर गहरा ही छेद कर पाया, क्योंकि लू युवानहाओ के पूरी तरह से लाल हाथ ने इसे पकड़ लिया था। तोड़ो। यांग ये की उग्र चीख गूंजी, और फिर उसने स्वर्ग की कब्र का पत्थर घुमाया। लू युवानहाओ तुरंत पीछे की ओर फट गया। उसी समय यांग ये की तलवार लू युवानहाओ में धीरे धीरे घुस रही थी। हालांकि लू युवानहाओ की अभिव्यक्ति बेहद शांत रही। मैंने अभी भी तुम्हें कम आंका है। तुम अभी भी इतनी जबरदस्त ताकत रखते हो, भले ही तुम बुरी तरह घायल हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू युवानहाओ ने यांग ये की तलवार पकड़े हुए अपना हाथ हिलाया। एक पल में यांग ये की तलवार कांप उठी, और फिर उसका पूरा शरीर रक्त की लाल रोशनी की किरण में बदल गया, जिसे लगभग 1 किलोमीटर दूर धकेल दिया गया। लू युआन धीरे धीरे आकाश में यांग ये की दिशा में चला गया, और उसने कहा, यांग ये, कहने की जरूरत नहीं है, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। भले ही आप निचले आयामों से हैं, लेकिन आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और मानसिकता केंद्रीय दिव्य प्रांत में कई प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में निर्णायक, निर्दयी और बहादुर हैं। बस ये 3 पहलू आपको उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से बहुत बेहतर बनाते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं, और मैं एक बार आपको अपने लू कबीले में भर्ती करना चाहता था, ताकि आप मुझे सत्ता में आने में मदद कर सकें। लू युवानहाओ ने इस बिंदु पर अपना सिर थोड़ा हिलाया। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास वह है जो मुझे चाहिए, और कोई भी इसके बारे में नहीं जान सकता। इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारी गहन ऊर्जा अब सूख चुकी है, इसलिए इसे सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी से मरने दूंगा। अचानक यांग ये ने अपने सामने अंतरिक्ष में कदम रखा, और फिर वह क्रिस्टल नीली रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गया, जो विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी। लू युवानहाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उनमें आश्चर्य की झलक थी। तारकीय ऊर्जा। आप वास्तव में तारकीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू युवानहाओ ने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई, और आग की एक लहर तुरंत आगे बढ़ी और पूरे आकाश को ढक लिया। लेकिन क्रिस्टल ब्लू तलवार की ऊर्जा की किरण को आग के सागर को टुकड़ों में फाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद प्रकाश की एक क्रिस्टल ब्लू किरण सीधे लू युवानहाओ पर चमकी। यह बहुत तीव्र था। हालांकि यह लू युवानहाओ के लिए तेज था, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वह प्रतिक्रिया न कर सके। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और अपनी हथेली के केंद्र का उपयोग करके यांग ये की तलवार की नोक को रोक दिया। झनकार। एक स्पष्ट और जोरदार विस्फोट हुआ, और फिर लू युवानहाओ की पूरी बांह कांप उठी, जबकि वह हवा में काफी दूर तक पीछे हट गया। लेकिन बस एक पल बीता ही था कि उसकी हथेली के बीच से उग्र ऊर्जा की एक लहर निकली। टकराना। जैसे ही यांग ये को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेला गया, एक धीमा विस्फोट हुआ। लू युवानहाओ ने अपनी हथेली के बीच में देखा। इस समय उस पर एक छेद था। लू युवानहाओ ने अपना सिर उठाकर यांग ये को देखा। यांग ये, तुमने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया है। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें मैंने देखा है जो गहन ऊर्जा और तारकीय ऊर्जा दोनों का उपयोग करने में सक्षम है। यही कारण है कि ये दोनों ऊर्जाएं बिना किसी संघर्ष के तुम्हारे भीतर से अस्तित्व में रहने में सक्षम है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू युवानहाओ की आवाज में उत्साह और जोश की झलक थी। लू युवानहाओ ने यांग ये के जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे कहा, मैं उस पौराणिक दिव्य खजाने को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू युवानहाओ फिर से हमला करने वाला था। अचानक यांग ये के सामने का स्थान हिंसक रूप से कांप उठा, और फिर जियाओ बीली यांग ये के सामने प्रकट हुई। उसी समय सुंदर हरे वस्त्र वाली महिला जियाओ बीली के बगल में प्रकट हुई। इसके अलावा लू युवानहाओ के पास एक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। खूबसूरत महिला ने राहत की सांस ली जब उसने जियाओ बिली को देखा।
उसे पता था कि स्थिति खराब थी जब काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी उसे लड़ाई में व्यस्त रख रहा था, इसलिए उसने जल्दी से जियाओ बिली को एक आवाज भेजी। सौभाग्य से जियाओ बिली समय पर वहां पहुंच गया था। लू युवानहाओ का चेहरा तुरंत उतर गया जब उसने जियाओ बियली को देखा। लू कबीले का सदस्य जियाओ बियली का चेहरा उदास था क्योंकि वह लू युवानहाओ को देख रहा था। लू युवानहाओ ने उदासीनता से कहा, दीन जियो, आप मो कबीले से भी नहीं डरते, इसलिए आपको मेरे लू कबीले से भी नहीं डरना चाहिए, है ना? जियाओ बिली ने जवाब दिया, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लू कबीले ने मेरे वाइट डी अकादमी के एक छात्र पर हमला क्यों किया है। क्या आप हजार क्रेन संप्रदाय या मो कबीले की मदद कर रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लू युवानहाओ ने कहा, दीन जियाओ, इस तरह के अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमारे बीच किसी पुरानी दुश्मनी के कारण उस पर हमला किया है। लेकिन जब से दीन जियाओ यहाँ है, तब से ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में इस दुश्मनी से निपटना होगा। यांग ये, दीन जियाओ, हम फिर मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी वाइट डी अकादमी की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहीं गायब हो गया। जियाओ बिली ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके चेहरे पर एक बेहद उदास भाव छा गया। खूबसूरत महिला का चेहरा भी काफी उदास था, क्योंकि वाइट डी अकादमी जिस स्थिति में थी, वह बिल्कुल भी निराशाजनक स्थिति से अलग नहीं थी। थोड़ी देर बाद जियाओ बियली ने अपना सिर हल्के से हिलाया, उस बच्चे को देखो। वे दोनों यांग ये को देखने के लिए मुड़े और उन्होंने देखा कि यांग ये की आकृति सीधे जमीन पर गिर गई। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और सुंदर महिला की आकृति यांग ये के पीछे चमक उठी और यांग ये को अपनी बाहों में गिरने दिया। जब उन्होंने यांग ये को लगी चोटें देखी तो दोनों की सांसें थम गईं। क्या उसे अभी भी बचाया जा सकता है? सुंदर महिला ने जियाओ बियली को देखा जबकि उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। अध्याय 1117 खेल अभी शुरू हुए हैं। वह कितनी बुरी तरह घायल हुआ था। इस समय यांग ये बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से फट गया था। खास तौर पर उसकी छाती, वहां की दरार लगभग एक हाथ जितनी मोटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती चीर दी हो और उसके अंदरूनी अंग और यहां तक कि वध का दिल भी साफ साफ देखा जा सकता था। दरअसल यांग ये को मर जाना चाहिए था। हालांकि संयोगवश उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं और वह जीवित था। यांग ये की भारी चोटें बिल्कुल सही थीं। कियान विनलान और थाउजेंड क्रेन सेक्ट के साथ लड़ाई के दौरान उसे चोटें लगी थीं और फिर उसने अपने वध करने के इरादे और लड़ने की इच्छाशक्ति पर भरोसा करके थाउजेंड क्रेन सेक्ट के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। उस समय उसे बहुत सारी चोटें लगी थीं और यह बहुत गंभीर सीमा तक थी। यह कहा जा सकता है कि अगर आदिम बैंगनी ऊर्जा हर समय उसके शरीर की मरम्मत नहीं कर रही होती, तो वह हजार सारस संप्रदाय में मर जाता। लेकिन उसके पास अभी भी लड़ने की क्षमता नहीं थी क्योंकि यह लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रही थी। हालांकि लू युवानहाओ के साथ लड़ाई आखिरी बूंद थी और उसका शरीर अब इसे सहन करने में सक्षम नहीं था। हालांकि प्रिमोडियल वायलेट एनर्जी में उपचार करने की असामान्य क्षमता थी, लेकिन इसका प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि उसने अपने शरीर को क्षतिग्रस्त और थका दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लू युवानहाओ ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जियाओ बियली के चेहरे पर एक अत्यंत गंभीर भाव था जब वह यांग ये को देख रहा था जिसे उस खूबसूरत महिला ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। चलो पहले अकादमी में वापस चलें। बादलों का महासागर अकादमी। एक बंद कमरे में केवल 4 लोग थे। यांग ये जो जमीन पर लेटा था, खूबसूरत महिला, जियाओ बियली और जियाओ युक्सी। क्या वह अभी भी इंसान है? सुंदर महिला ने धीरे से कहा। उसका शरीर इस हद तक थक गया था, फिर भी वह वास्तव में एक अर्ध सम्राट से लड़ने में सक्षम था। वह वास्तव में एक संकी है। जियाओ बियली ने गंभीरता से कहा, अगर हम एक पल भी देर से आते तो उसका शरीर फट सकता था। सुंदर महिला ने सिर हिलाया और फिर उसने जियाओ बियली को देखा। वाइट डी अकादमी में उनकी उपस्थिति एक ही समय में सौभाग्य और आपदा है। जियाओ बियली ने थोड़ा सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था। यह सौभाग्य स्वाभाविक रूप से यांग ये की क्षमता और ताकत के कारण था। क्या यांग ये की क्षमता और ताकत दुर्जेय थी? उन्हें दुर्जेय नहीं कहा जा सकता, उन्हें भयानक कहा जाना चाहिए। आखिरकार उसने अर्ध संघ क्षेत्र में रहते हुए एक अर्ध सम्राट को मार डाला था और उसने हजार क्रेन संप्रदाय के माध्यम से भी अपना रास्ता बनाया था। ऐसी ताकत भयावह थी। इसके अलावा यांग ये की इच्छाशक्ति और मानसिक शक्ति भी बहुत भयानक थी। आखिरकार वह एक ऐसी वध करने वाली तलवार को दबाने में सक्षम था जो उससे एक पूरे क्षेत्र में ऊंची थी। ऐसी मानसिक शक्ति और इच्छाशक्ति कितनी भयानक थी। यह कहा जा सकता है कि यांग ये भविष्य में असाधारण होने के लिए बाध्य थी, ठीक मार्शल रैंकिंग के उन प्रतिभाशाली लोगों की तरह। हालांकि यह एक आपदा भी थी। किसी और बात का जिक्र किए बिना यांग ये के कुछ दिनों के लिए वाइट डी अकादमी में शामिल होने के बाद वाइट डी अकादमी 2 डायमंड रैंक शक्तियों के साथ दुश्मन बन गई थी। अगर लू कबीले को शामिल किया जाता तो यह 3 होता।
थोड़ी सी भी गलती व्हाइट डिया अकादमी के विनाश का कारण बन सकती है। काफी समय बीतने के बाद शियाओ बिली ने गहरी सांस ली। मेरी व्हाइट डिया अकादमी के पास कोई और विकल्प नहीं है। जीतो और व्हाइट डिया अकादमी समृद्ध होगी, हारो और व्हाइट डिया अकादमी नष्ट हो जाएगी। खूबसूरत महिला ने शियाओ बिली की ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता की एक झलक दिखाई दी, जब वह धीरे से बोली, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी व्हाइट डिया अकादमी पहले से ही आधी मर चुकी है। तो तुम इस बच्चे के साथ पागल क्यों नहीं हो जाती? शायद तुम स्थिति को बदलने में भी सक्षम हो सको। अन्यथा मुझे डर है कि तुम शायद कभी अपनी अकादमी के पूर्वजों को देखने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। जियाओ बिली ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। देखते हैं कि वह बच्चा अभी कैसा है। जैसे ही उसने बात की, जियाओ बिली यांग ये के पास चली गई, और फिर जियाओ बिली और सुंदर महिला दोनों ने उसे देखकर अपनी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट किया। क्योंकि यांग ये का शरीर वास्तव में ठीक हो रहा था, और यह बहुत तेज गति से ठीक हो रहा था। कुछ असाधारण गंभीर चोटों के अलावा अन्य छोटी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। क्या? दोनों की आंखों में आश्चर्य था और वे जियाओ युक्सी को देखने लगे। जियाओ युक्सी स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यांग ये इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि यांग ये के अंदर की चीज दूसरों के सामने उजागर नहीं हो सकती। इसलिए उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, यह उसके शरीर से संबंधित हो सकता है। उसका शरीर। जियाओ बिली थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसने एक पल के लिए यांग ये को देखा। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने जियाओ युक्सी की तरफ देखा, और ऐसा लगा कि उसे कुछ समझ आ गया है, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुंदर महिला ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम उसके लिए कोई दवा लाएं? जियाओ युक्सी ने अपना सिर हल्के से हिलाया, चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न रही हों, वे अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसलिए हमें उसे बस समय देना होगा। अगर कोई समस्या होगी तो मैं आप दोनों को सूचित कर दूंगी, ठीक है? जियाओ बियली ने जियाओ युक्सी की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। जब वह बोल रहा था तो शियाओ बियाली और सुंदर महिला मुड़कर वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद जियाओ युशी यांग ये के सामने बैठ गई, और फिर यांग ये के शरीर पर लगी चोटों को देखते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसके बालों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, और उन्हें काले से चांदी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। व्हाइट डिया अकादमी, हॉल ऑफ नोबिलिटी। यहाँ केवल 3 लोग थे। जियाओ बियली, खूबसूरत महिला, और सू शिहे। यहाँ मौत जैसा सन्नाटा था और माहौल काफी भारी और दमनकारी था। काफी समय बीतने के बाद जियाओ बियली ने सू शिहे को देखा, मुझे बताओ। सू शिहे ने थोड़ा सिर हिलाया, हजार क्रेन संप्रदाय ने हमारी व्हाइट डिया अकादमी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, और मो कबीले ने भी ऐसा ही किया है। इसके अलावा हजार क्रेन संप्रदाय और मो कबीले की कुछ अधीनस्थ शक्तियों ने भी हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। इसके अलावा मुझे मिली जानकारी के अनुसार लॉ फैक्शन के सदस्य भी यहाँ आसपास ही हैं। दूसरे शब्दों में, लॉ फैक्शन निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। हर जगह दुश्मन। जियाओ बियली ने एक गहरी सांस ली, और ऐसा लगा कि वह काफी बुरा हो गया है। स्थिति गंभीर है। सू शिहे ने एक पल रुककर कहा, यह बहुत गंभीर है। जियाओ बिली ने सिर हिलाया, संप्रदाय और आयाम के बाहर के हमारे सभी छात्रों को तुरंत अकादमी में लौटने का आदेश दें। इसके अलावा व्हाइट डिया आयाम में गठन को सक्रिय करें, अकादमी में सभी बैंगनी क्रिस्टल छात्रों को वितरित करें, और छात्रों को उनके उपयोग के लिए खजाने चुनने के लिए खजाना मंडप खोलें। सू शिहे की अभिव्यक्ति बदल गई, क्या स्थिति इतनी गंभीर है? यह जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जियाओ बिली ने आगे कहा, इसके अलावा व्हाइट डिया सिटी में हाफ सेंट दायरे और उससे ऊपर के सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। उन्हें एक गार्ड टीम बनाने के लिए कहो और अगले आदेशों की प्रतीक्षा करो। अकादमी के सभी उच्च रैंक वाले हाफ सेंट व्हाइट डिया सिटी के प्रवेश द्वारों की रखवाली करेंगे। जहां तक दूसरे छात्रों का सवाल है, और खासकर उन लोगों का जिन्होंने संयुक्त हमले की तकनीक और संरचनाएं सीखी हैं, उन्हें अपने प्रशिक्षण पर कड़ी मेहनत करने और किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहो। सू शिहे ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। उसे पता था कि व्हाइट डिया अकादमी जीवन और मृत्यु के बीच के क्षण में थी। जियाओ बिली ने कहा, शिहे, आप शहर में गश्त करने के लिए एक समूह नियुक्त कर सकते हैं, और यह सबसे अच्छा है अगर वे मजबूत हों। बस कोई दया न दिखाएं और किसी को भी मार दें जो हमारी सेना के मनोबल को कम करने की हिम्मत करता है या चाले चल रहा है। सू शिहे ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़कर चला गया। सू शिहे के चले जाने के बाद जियो बियली अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और काफी देर तक चुप रहा। खूबसूरत महिला ने पूछा, तुम्हारे पुराने दोस्त जिनसे तुम पहले मिलने गए थे, उनका क्या हुआ? क्या वे नहीं आ रहे हैं? जियाओ बियली ने जवाब दिया, मैं नहीं गया। वह हैरान थी, क्यों? जियाओ बिली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उन सभी बूढ़े लोगों के अपने अपने संप्रदाय या कबीले हैं। उन्हें इसमें घसीटने से उन्हें ही नुकसान होगा।
वह उसे बहुत देर तक देखती रही और फिर बोली, इतने सालों बाद भी तुम्हें अभी भी विचारशील होना पसंद है। जियाओ बियली ने उसे देखा और कहा, लिंगर, तुम भी चली जाओ। मैं एक स्वतंत्र साधक हूँ जिसका कोई वंश या संप्रदाय नहीं है। मैं किसी को अपने साथ नहीं घसीटूंगी। उसने उसे देखा और मुस्कुराई, मैं इतने सालों से दुनिया भर में घूमते घूमते थक गई हूँ। आपकी वाइट डी अकादमी में अभी भी एक एल्डर वाइस डीन या कुछ और की कमी होनी चाहिए, है ना? क्या मैं उपयुक्त हूँ? जियाओ बियली ने धीरे से कहा, इतनी दूर क्यों जाना? क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात सबसे ज्यादा नापसंद है? उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारी अनिश्चितता और अहंकार से नफरत है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम किसी के हित में हैं, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि शायद वह व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता? वह व्यक्ति तुम्हारे साथ मुश्किलों का सामना करना चाहता है और तुम्हें अकेले उनका सामना नहीं करने देना चाहता। समझे? जियाओ बिली ने उसे बहुत देर तक देखा और जब उसने उसकी आंखों में आंसू की झलक देखी तो उसका दिल थोड़ा दुखा। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराया, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। उसके मुंह के कोनों पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद वह फिर बोली, क्या तुम सच में अपने पुराने दोस्तों से मदद नहीं मांगने जा रहे हो? आखिरकार, अगर मो कबीला और हजार क्रेन संप्रदाय एक ही समय पर हमला करते हैं, तो संप्रदाय रक्षक संरचना भी लंबे समय तक आपकी अकादमी की रक्षा नहीं कर पाएगी। शियाओ बिली ने अपना सिर हिलाया, हमारे बीच जो रिश्ता है, उसके आधार पर वे जरूर आएंगे। लेकिन मैं उन्हें अपने साथ नीचे नहीं खींच सकता। अगर वे अकेले होंगे तो मैं उन्हें तुरंत सूचित कर दूंगा। हालांकि, उनके पास विचार करने के लिए संप्रदाय और कबीले हैं। अगर वे इसमें शामिल हो गए, तो इससे उनके कई करीबी लोगों की मौत हो जाएगी। उसने उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया और उसे मनाना बंद कर दिया। क्योंकि कोई स्वार्थी नहीं हो सकता। अचानक, सुशिहे हॉल में प्रकट हुई, कुछ हुआ है? मेरे साथ आओ। जैसे ही सुशिहे ने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप वहीं गायब हो गया। जियाओ बियली और सुंदर महिला एक ही समय में गायब हो गए। जियाओ बियली और सुंदर महिला के चेहरे बेहद भद्दे लग रहे थे जब वे व्हाइट डियर सिटी की दीवारों पर खड़े थे। शहर की दीवारों के नीचे 5 ताबूत थे और उनके अंदर 5 लाशें थीं। वे सभी व्हाइट डियर अकादमी के छात्र थे। इसके अलावा, जमीन पर खून से लिखे शब्दों की एक पंक्ति थी, खेल अभी शुरू हुए हैं। अध्याय 1118, यह केवल मृत्यु है। शहर की दीवारों के बाहर समय समय पर एक ताबूत दिखाई देता था और उसमें व्हाइट डियर अकादमी के छात्र होते थे। इन छात्रों में से कुछ के पास सिर्फ एक हाथ या सिर बचा था जबकि अन्य को मिट्टी के ढेर में बदल दिया गया था। उन्हें पता था कि ये लाशें व्हाइट डियर अकादमी के छात्रों की थीं, क्योंकि उनमें से हर एक ताबूत में छात्र का नाम और व्हाइट डियर अकादमी का प्रतीक था। और भी ज्यादा ताबूत दिखाई देने लगे। 15 मिनट से भी कम समय में यहाँ कुछ दर्जन ताबूत दिखाई देने लगे और फिर और भी ज्यादा दिखाई देने लगे। वे छात्र हैं जो अकादमी के बाहर खुद को प्रशिक्षित कर रहे थे। सुशिहे का चेहरा उदास था, संभवतः वे घात लगाए बैठे थे और वापस आते समय मारे गए थे। हजार क्रेन संप्रदाय और मोकबीले हमारी अकादमी को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। जियाओ बियली ने पूछा, कितने और छात्र वापस नहीं लौटे हैं? सुशिहे ने गंभीरता से कहा, कुछ हजार। जियाओ बियली ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं उन्हें लेने जाऊंगा। बोलते बोलते ही उसकी आकृति चमक उठी और गायब हो गई। लेकिन एक दर्जन से भी कम सांसें बीतने के बाद वह फिर से वापस लौटा और उसका चेहरा बेहद उदास था। सुंदर महिला ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? जियाओ बियली ने आसमान की ओर देखा और कहा, मोकबीला। उन्होंने वास्तव में यहाँ 3 अर्ध सम्राट भेजे हैं। वे वास्तव में हमारी अकादमी को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। जियाओ बियली की आंखों में एक खतरनाक चमक थी जब उसने बोलना समाप्त किया। 3 लगभग सम्राट। सुशिहे और सुंदर महिला के हाव भाव बदल गए। जब 3 अर्ध सम्राट व्हाइट डियर आयाम की रखवाली कर रहे थे, तो यह क्या दर्शाता था? इसका मतलब है कि अकादमी निष्क्रिय स्थिति में आने वाली थी, क्योंकि अभी इसमें केवल 2 अर्ध सम्राट थे। भले ही जियाओ बिली और सुंदर महिला शहर छोड़ दें, वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में, अकादमी के वे सभी छात्र जो बाहरी दुनिया में खुद को संयमित कर रहे थे, उनका सफाया हो सकता है। सुशिहे ने गंभीरता से कहा, वे हमारे सामने अपनी ताकत दिखाने का इरादा रखते हैं। जियाओ बिली ने आदेश दिया, छात्रों को आवाज भेजो और कहो कि वे अभी वापस न लौटें। इसके अलावा, उन्हें बताओ कि अकादमी उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा, पूरे व्हाइट डियर डायमेंशन को आदेश दो कि हमारी अकादमी इस क्षण से युद्ध की स्थिति में प्रवेश करेगी। सुशिहे ने सिर हिलाया और चला गया। सुंदर महिला ने कहा, हमें उन छात्रों को वापस यहाँ लाने का कोई रास्ता सोचना होगा। जियाओ बियली ने उत्तर दिया, उनके पास 3 से अधिक अर्ध सम्राट हो सकते हैं। सुंदर महिला की आंखों के कोने हल्के से फड़कने लगे और थोड़ी देर बाद वह गंभीरता से बोली, मोकबीले का इरादा हमारी अकादमी का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए करना है। मोकबीले के अलावा, हजार क्रेन संप्रदाय और कानून गुट निश्चित रूप से छाया से देख रहे हैं।
उसने इस बिंदु पर जियाओ बिली को देखा, क्या हमें उच्च आयामों में अकादमी के विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए? जियाओ बिली ने अपना सिर हिलाया, नीचे उतरने के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ती है वह बहुत बड़ी है। इसके अलावा अगर वे यहाँ उतरते भी हैं तो यह व्यर्थ होगा, क्योंकि मो कबीले और हजार सारस संप्रदाय के पास सम्राटों की भी कमी नहीं है। अंत में उनका अस्तित्व ही इस बात की गारंटी दे सकता है कि हम पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। हालांकि हमें बाकी सब चीजों के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। दुर्भाग्य से हम अभी बहुत कमजोर हैं। सुंदर स्त्री ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उन छात्रों को अकादमी में वापस लाने का तरीका सोचना होगा। जियाओ बिली ने उसे देखा और आगे कहा, अभी व्हाइट डियर डायमेंशन की रक्षा करने में मेरी मदद करो। मैं म्यू कबीले और जुगे कबीले से बात करने जाऊंगा। सुंदर महिला ने गंभीरता से कहा, आप नहीं जा पाएंगे। जियाओ बियली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आवाज भेजना ही काफी है। उसने पूछा, क्या वे हमारी मदद करेंगे? उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे अभी भी कोशिश करनी है। जियाओ बिली की आकृति चमक उठी और मौके पर ही गायब हो गई। जियाओ बिली के चले जाने के बाद सुंदर महिला ने मुड़कर शहर की ओर देखा। इस समय शहर के बाहर 1 दर्जन से अधिक नए ताबूत दिखाई दिए थे। भयानक हत्या के इरादे के अलावा ताबूतों की पंक्तियों को देखते हुए उसकी आंखों में भारी चिंता थी। अगर व्हाइट डी अकादमी अपने चरम पर होती तो मो कबीला भी व्हाइट डी अकादमी पर युद्ध की घोषणा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि व्हाइट डी अकादमी के पास पर्याप्त ताकत थी और मो कबीला भी जीतने पर भी केवल एक पायरिक जीत हासिल करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही। व्हाइट डी अकादमी इतिहास में अपने सबसे कमजोर दौर में थी। यह कहा जा सकता है कि व्हाइट डी अकादमी वास्तव में बहुत चिंताजनक स्थिति में थी और थोड़ी सी भी गलती से इसे सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के चेहरे से मिटा दिया जा सकता था। जैसे ही सुशिहे ने आदेश दिया, व्हाइट डी सिटी में हर कोई घबरा गया, लेकिन उन्हें शांत होने में ज्यादा समय नहीं लगा। व्हाइट डी अकादमी का व्हाइट डी सिटी पर पूरा नियंत्रण था। इसके अलावा जबकि व्हाइट डी सिटी के निवासी घबरा रहे थे, अकादमी के छात्र नहीं घबरा रहे थे। आखिरकार चूंकि वे व्हाइट डी अकादमी के छात्र बन सकते थे, तो वे कमजोर या काये कैसे हो सकते थे? छात्रों की मदद से शहर में मनोबल स्थिर होने लगा और फिर अनगिनत छात्र शहर की दीवारों पर चढ़ गए। शहर के बाहर ताबूतों को देखकर वे भड़क गए और अगर सुशिहे ने उन्हें बिना अनुमति के शहर छोड़ने से सख्ती से मना नहीं किया होता तो अब तक कई छात्र बाहर निकल गए होते। मो कबीला बहुत आगे जा रहा है। जब से संस्थापक पूर्वज जियाओ ने हमारी अकादमी की स्थापना की है, तब से इसका कभी इस तरह अपमान नहीं हुआ है। अगर हम इस अपमान को नहीं धोएंगे तो हम अपनी अकादमी के पूर्वजों का सामना कैसे कर सकते हैं? हम संस्थापक पूर्वज जियाओ का सामना कैसे कर सकते हैं? जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही कोई कमजोर होगा, दूसरे लोग आकर आपको परेशान करने लगेंगे। हमारे व्हाइट डी अकादमी पर युद्ध की घोषणा करने का कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यांग ये मूर्ख। फैंग यून ने अचानक उस छात्र की ओर देखा जिसने अभी अभी बोला था और चिल्लाया, यांग ये की वजह से? हाँ, उन्होंने यांग ये की वजह से हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हालांकि क्या यांग ये हमारी अकादमी का छात्र है? क्या वह है? उस छात्र ने सिर हिलाकर कहा, वह है। तो क्या आपके पास इसका जवाब नहीं है? फैंग यून ने आगे कहा, यांग ये हमारी अकादमी का छात्र है। तो क्या हमारी अकादमी को उसे छोड़ देना चाहिए और मो कबीले और हजार सारस संप्रदाय से दया मांगनी चाहिए? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी सहमत होंगे यदि डीन ने वास्तव में ऐसा किया? क्या आप सहमत होंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे, कई छात्र एक स्वर में बोले। जहां तक पहले बोलने वाले छात्र का प्रश्न है, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। इस बीच फैंग यून ने कहा, अगर अकादमी वास्तव में हमारे अस्तित्व के बदले में यांग ये को छोड़ देती है, तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप अभी भी अकादमी के बाहर अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे? क्या आप सभी तब भी वापस लड़ने की हिम्मत करेंगे जब अन्य डायमंड रैंक शक्तियों के शिष्य आपको धमकाएंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जब आप वापस लड़ेंगे और परेशानी पैदा करेंगे, तो अकादमी शांति के बदले में आपको बलिदान कर देगी। इस समय फैंग यून के चेहरे पर एक क्रूर भाव था। क्या मृत्यु भयानक है? यह नहीं है। जो भयानक है वह एक ऐसा जीवन जीना है जो मृत्यु से भी बदतर है। जब हमारे व्हाइट डी अकादमी के छात्र अब हमारा सिर ऊंचा नहीं रख सकते और जब हम अपनी गरिमा खो देते हैं, तो हम बस बेकार जीवन जी रहे होंगे। मैं इस तरह जीने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ठीक है। इस बीच ज़ुबु शेन, जो फैंग यून के बगल में खड़ा था, ने ताली बजाई और फिर उसने अन्य छात्रों की ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि बाहरी दुनिया हमारी अकादमी के बारे में क्या कहती है? वे कहते हैं कि हम कमजोर हैं। हाँ, कमजोर। कानून गुट ने हमें नीची नज़र से देखा और हमसे अलग हो गए क्योंकि हम कमजोर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा रवैया पर्याप्त दृढ़ नहीं था। इस बिंदु पर ज़ुबु शेन की आवाज़ तेज हो गई और वह लगभग चिल्ला रहा था, लेकिन अब क्या कोई हमारी अकादमी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करेगा?
यांग ये ने अकेले ही 1000 सारस संप्रदाय पर हमला किया, और उसने न केवल उनके उप संप्रदाय गुरु को मारा, जो एक अर्ध सम्राट था, बल्कि उसने उनके संप्रदाय के माध्यम से भी अपना रास्ता बनाया। वह हमारी अकादमी का छात्र है। तो क्या बाहरी दुनिया में कोई यह कहने की हिम्मत करेगा कि हमारी अकादमी अब कमजोर है? अगर बाहरी दुनिया में कोई भी अब व्हाइट डी अकादमी का उल्लेख करता है, तो वे यांग ये के बारे में सोचेंगे, और अगर वे यांग ये का उल्लेख करते हैं, तो वे हमारी व्हाइट डी अकादमी के बारे में सोचेंगे। इस बिंदु पर जू बुशेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर हम उसे अभी छोड़ देते हैं और शांति के लिए उसका बलिदान करते हैं, तो हमारी अकादमी पूरे प्रांत में हंसी का पात्र बन जाएगी। इस बीच फैंग युन ने कहा, हमारी अकादमी अब जीवन और मृत्यु के क्षण में है। हमें एकजुट रहना होगा और एक साथ लड़ना होगा, और हमें एक दूसरे पर दोष लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अन्यथा हम लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। इस बीच जो छात्र पहले बोल रहा था, वह आगे आया और शर्मिंदगी से बोला, मुझे माफ करें। फैंग युन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, पूरे प्रांत में सभी शक्तियों की नज़र अभी हम पर है। अगर हमारी अकादमी इससे बाहर निकल पाती है, तो क्या सेंट्रल डिवाइन प्रांत में कोई भी हमें नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेगा? क्या कोई यह कहने की हिम्मत करेगा कि हमारा पतन हुआ है? लेकिन अगर हम असफल हुए, हाँ, अगर हम असफल हुए, तो स्वाभाविक रूप से हम एक साथ मर जाएंगे। क्या आप सभी मौत से डरते हैं? हमें किस बात का डर है? केवल मौत से। वरिष्ठ भाई फैंग सही कह रहे हैं। हम जमीन पर घुटने टेक कर जीने की बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर मरना पसंद करेंगे। हम बिल्कुल भी अपमान में नहीं रहेंगे। दूर से देख रहे सुशेहे और सुंदर हरे वस्त्र पहने महिला की आंखों में संतुष्टि का भाव था। इसके अलावा जब उन्होंने जुबुशेन और फेंग युन को देखा तो उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। सुंदर महिला ने कहा, वे बुरे नहीं हैं। उस व्यक्ति जुबुशेन ने मुझे और डीन दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। सुशेहे ने आगे कहा, हमने देखा कि वह और सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के बाहर के कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों में कमतर प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के बारे में उनका नजरिया बहुत संकीर्ण है। उनके पास एक अच्छे संप्रदाय का पोषण और दुनिया में खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच नहीं है। भले ही प्राकृतिक प्रतिभा और कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन संसाधन और मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है। सुशेहे ने एक पल के लिए विराम लिया, और फिर उसने आगे कहा, हम अपनी सेना को दूसरे प्रांत में प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती के लिए भेजने वाले थे। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, इसलिए हमारे पास अभी योजना को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुंदर महिला ने थोड़ा सिर हिलाया, यदि व्हाइट डी अकादमी इस परीक्षण में सफल हो जाती है तो उसे नया जीवन मिलेगा। टकराना। इस बीच शहर के बाहर अचानक 1 दर्जन से अधिक ताबूत दिखाई दिए। अध्याय 1119 अमरकाया। इस समय व्हाइट डी सिटी के बाहर 50 से अधिक ताबूत थे। शहर में हर किसी के चेहरे पर उदासी के भाव थे क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य देखा था। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला है। एक कमरे में यांग यी जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसके चारों ओर हल्की बैंगनी ऊर्जा दिखाई दे रही थी, और यह तेजी से उसके पूरे शरीर को पुनः सक्रिय कर रही थी। जियाओ युक्सी, जिसके बाल पूरी तरह से चांदी के हो गए थे, यांग ये के बगल में घुटनों के बल बैठी थी, और उसकी आंखों में एक खालीपन था जब वह उसे देख रही थी। यहाँ मौत जैसा सन्नाटा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यांग ये पर दरारें छोटी और कम होती गईं। अंत में केवल उसकी छाती पर दरार रह गई। हालांकि यह बैंगनी ऊर्जा द्वारा बहाल किए जाने के साथ साथ छोटी और छोटी होती जा रही थी, क्योंकि वहां चोट बहुत गंभीर थी, इसलिए यह अब भी कुछ सेंटीमीटर चौड़ी थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे अभी भी यांग यी का हॉट ऑफ स्लॉटर दिखाई दे सकता है। इस बीच स्ट्रोई यहां प्रकट हुई। उसी समय यांग ये के बगल में लगभग 2000 बैंगनी क्रिस्टल बिखरे हुए थे। वे स्ट्रोई द्वारा 1000 क्रेन संप्रदाय के अनगिनत संतों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का परिणाम थे। स्ट्रोई ने अपने पंजों में बैंगनी क्रिस्टल का ढेर उठाया और यांग ये की ओर बढ़ाते हुए एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। लेकिन उसकी मुस्कान को कठोर होने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि यांग ये अभी भी बेहोश था। स्ट्रोई ने अपने पंजों में फंसे बैंगनी क्रिस्टल को फेंक दिया और फिर यांग ये के चेहरे की तरफ बढ़ गई। वह लगातार अपने रोएदार सिर को यांग ये के चेहरे पर रगड़ती रही और धीरे से बुदबुदाती रही। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद स्ट्रोई ने पलटकर शियाओ युशी को देखा। जब उसने देखा कि यांग ये अभी भी होश में नहीं आया है, उसने अपनी आंखें झपकाईं, मानो वह पूछ रही हो कि यांग ये क्यों नहीं जाग रहा है। जियाओ युक्सी ने स्ट्रोई की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्ट्रोई एक पल के लिए झिझकी, और फिर वह जियाओ युक्सी के पास पहुंची। उसने अपना पंजा यांग यी की तरफ इशारा किया, जबकि उसकी आंखों में चिंता और घबराहट भरी अभिव्यक्ति थी। जियाओ युक्सी ने स्ट्रोई का सिर सहलाया और कहा, वह सो रहा है, वह जल्द ही जाग जाएगा। स्ट्रोई ने यह सुनते ही तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं, और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान प्रकट की। उसके बाद उसने अपना छोटा पंजा लहराया और बैंगनी क्रिस्टल का ढेर जियाओ युक्सी के सामने प्रकट हुआ।
जाहिर है वह उन्हें जियाओ युक्सी को दे रही थी। जियाओ युक्सी के भावशून्य चेहरे पर एक सौम्य भाव उभर आया जब वह बैंगनी क्रिस्टल के ढेर को देख रही थी। उसने स्ट्रोई के सिर को हल्के से रगड़ा और फिर उसने यहाँ के सभी बैंगनी क्रिस्टल हटा दिए। स्ट्रोई ने जब शियाओ युशी को बैंगनी क्रिस्टल लेते देखा तो वह मुस्कुराई और फिर वह यांग ये के कंधे पर चली गई और अपना सिर उसके गाल पर रख दिया। उसे वहां सो जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। यांग ये की छाती पर लगी चोट के अलावा उसका शरीर भी लगभग ठीक हो गया था। उसी समय उसके शरीर को ढकने वाली बैंगनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा अंत में सारी बैंगनी ऊर्जा उसकी छाती पर एकत्रित हो गई। उसकी छाती पर लगी चोट और भी तेजी से ठीक हो गई क्योंकि बैंगनी ऊर्जा की अनगिनत किस्में उसे ठीक करने में लगी हुई थीं। एक दिन बाद यांग ये की छाती पर लगी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन यांग ये अभी भी नहीं जागी थी। जियो युक्सी और सुंदर हरे वस्त्रधारी महिला ने तब भौहें सिकुड़ी जब उन्होंने देखा कि यांग ये पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी अभी तक नहीं जागा है। जियाओ युक्सी ने खूबसूरत महिला को देखा और पूछा, क्या हो रहा है? खूबसूरत महिला यांग यी के पास चली गई और फिर वह नीचे बैठ गई और अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वह उसकी त्वचा वास्तव में एक परिवर्तन से गुजर रही है। खुद ही देख लो, उसकी त्वचा की संरचना बदल रही है। जियाओ युक्सी हैरान थी, वह परिवर्तन से गुजर रहा है। सुंदर महिला ने हल्की मुस्कान बिखेरी, हाँ, उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो उसका शरीर मजबूत हो रहा है। तस्क, यह बंदा वाकई एक अजीबोगरीब इंसान है। सच कहूं तो अगर मुझे अमर शरीर की एक खास विशेषता के बारे में नहीं पता होता तो मुझे शक होता कि उसके पास किंवदंती के अमर शरीर की ही मौजूदगी है। किंवदंती के अनुसार अमर शरीर में खुद को ठीक करने की असाधारण क्षमता होती है। इसके अलावा जब तक लगी चोटें जानलेवा नहीं होती तब तक अमर शरीर वाले व्यक्ति को जितनी ज्यादा चोटें लगी होंगी वह उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इस बिंदु पर उसने यांग ये की त्वचा पर चुटकी काटी और फिर आगे कहा, इस आदमी की हालत वास्तव में किंवदंती के अमर शरीर के समान है। दुर्भाग्य से उसके पास वह नहीं है। जियाओ युक्सी हैरान थी, क्यों? अमर शरीर की एक बहुत ही स्पष्ट विशेषता है और यह साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी के पास अमर शरीर है या नहीं। वह विशेषता यह है कि वह शुद्ध यिन वाली महिला या शुद्ध यांग वाला पुरुष होना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उन्हें कुंवारी होना चाहिए। जहां तक इस आदमी की बात है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि वह कुंवारी है या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुंदर महिला ने जियाओ युक्सी की ओर देखा और मुस्कुराई। जियो युक्सी थोड़ा शर्मा गया। सुंदर महिला ने आगे कहा, भले ही उसके पास अमर शरीर नहीं है, लेकिन उसका शरीर वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। खास तौर पर ठीक होने की यह गति। आप जानते हैं, जब मैंने उसे लगी चोटों को देखा तो मैं उसे दफनाने के लिए तैयार थी। एक सामान्य व्यक्ति की जीवन शक्ति इतनी गंभीर चोटों के बाद निश्चित रूप से खत्म हो जाती, लेकिन इस व्यक्ति की नहीं। इसके अलावा उसके ठीक होने की दर वाकई स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी चोटों से उबरने में कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन अब उसे देखिए, वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। सुंदर महिला ने एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन यह फीनिक्स के आग से पुनर्जन्म से संबंधित हो सकता है। जब तक फीनिक्स आग की लपटों के जलते हुए दर्द को सहन करने में सक्षम हैं, तब तक वे आग के माध्यम से नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं और वे एक नई ऊंचाई भी प्राप्त कर सकेंगे। उसका भौतिक शरीर भी वैसा ही हो सकता है। अगर वह अपनी सहन शक्ति की सीमा तक चोटों को सहने के बाद बच जाता है तो उसे भी नया जीवन मिलता है। इस पर सुंदर महिला ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, यह अच्छी बात है कि वह ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे जागने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियो युक्सी ने सिर हिलाया और फिर उसकी नजर एक बार फिर यांग ये पर पड़ी, जबकि उसकी आंखों में कोमलता भर गई। सुंदर महिला ने शियाओ युक्सी को देखा और उसकी आंखों में जटिल भावनाओं और कोमलता का एक निशान था क्योंकि वह शियाओ युक्सी के सिर को ढंकने वाले चांदी के बालों को देख रही थी। छोटी लड़की, वह तुम्हारे प्यार के लायक है और तुम उसके प्यार के लायक हो। सच कहूं तो मैं तुम दोनों की बहुत प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, चलो अब इस बारे में और बात नहीं करते। उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं बाहर जाकर मामले को संभालूंगी। अपनी बात समाप्त करते ही वह मुड़ी और चली गई। 6 घंटे बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने अभी अभी आंखें खोली ही थी कि उसे अपने सामने पानी से भरी एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। उसके बाद उसने जियाओ युक्सी के चांदी जैसे बाल देखे। युक्सी, तुम? यांग ये ने जियो युक्सी के बालों को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जियाओ युक्सी ने धीरे से कहा, अब सिर्फ यही बात मायने रखती है कि तुम जाग गए हो। यांग ये ने कुछ देर तक उसके चांदी जैसे बालों को देखा और फिर उसने कहा, मैं थोड़ी देर में इसे तुम्हारे लिए बहाल कर दूंगा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ऐसे ही ठीक है।
यांग ये ने उसका हाथ हल्के से दबाया और कहा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगी। कुछ देर तक शियाओ युक्सी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के बाद यांग ये ने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को स्कैन किया। इस समय उसके टूटे हुए मेरिडियन और आंतरिक अंग प्राइमोडियल वायलेट ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इसके अलावा उसके पूरे शरीर की चोटें ठीक हो गई थीं, और उसे यह भी महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। यांग ये ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दरार चटकने की हल्की सी आवाज गूंजी। उसकी मुट्ठियों के आसपास की जगह उसकी मुट्ठियों को भींचने के कारण लगाए गए बल को सहन नहीं कर पा रही थी और टूटकर बिखर गई थी। यांग यी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अपनी मुट्ठियों पर नजर डाली। मेरी ताकत इतनी भयानक कब हो गई? वह मुड़ा और शियाओ युशी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम रखा, कमरे का फर्श तुरंत टूट गया। इसके अलावा वहां की जगह भी टूट गई थी। पलक झपकते ही पूरा कमरा हाथ जितनी मोटी दरारों से भर गया। जियो युक्सी जब इस दृश्य को देखी तो वह थोड़ा हैरान हो गई। यांग यी भी मौके पर ही दंग रह गया। मेरी ताकत इतनी भयानक कब हो गई? यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को फिर से स्कैन किया। एक लंबा समय बीतने से पहले उसने अपनी आंखें फिर से खोली और उसकी आंखों में बेतहाशा खुशी थी। दिव्य बदलाव क्षेत्र। मेरा शरीर दिव्य बदलाव क्षेत्र में है। इससे पहले उसका शरीर केवल दिव्य दृढ़ता क्षेत्र में था। सरल शब्दों में कहें तो यह केवल शक्ति में वृद्धि थी। फिर भी अब दिव्य बदलाव क्षेत्र उसकी शक्ति में गुणात्मक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहले से एक स्तर अधिक था। इसलिए इस क्षेत्र को दिव्य बदलाव क्षेत्र कहा जाता था क्योंकि यह शक्ति में गुणात्मक बदलाव था। हालांकि यांग यी इस बात से हैरान था कि उसने अचानक दिव्य परिवर्तन क्षेत्र कैसे प्राप्त कर लिया। जब उसने शियाओ युशी को यह बताते हुए सुना कि हरे रंग की पोशाक वाली सुंदर महिला ने उससे क्या कहा था, तो उसे थोड़ी समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि यह संभवतः मुख्य रूप से आदिम बैंगनी ऊर्जा के कारण था। आदिम बैंगनी ऊर्जा किसी व्यक्ति के शरीर, प्राकृतिक उपहार और हड्डियों को बदल सकती है। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह बहुत लंबे समय से जानता था। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि आदिम बैंगनी ऊर्जा ने अतीत में उसके शरीर को बदल दिया था, इसलिए उसका शरीर इतना स्वर्ग विरोधी होने में सक्षम था। इस बार उसके शरीर को बहुत ज्यादा चोटें लगी थीं, लेकिन वह उनसे मरा नहीं था। उसके बाद प्राइमोडियल वायलेट एनर्जी ने उसके शरीर की मरम्मत की, या यह कहा जा सकता है कि उसके शरीर को संशोधित किया। इसलिए न केवल उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, बल्कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ था जिससे उसे पूरी तरह से नई ऊंचाई प्राप्त करने की अनुमति मिली। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र। यांग ये ने एक गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियों पर नजर डाली और फिर जियाओ युक्सी को देखा। मुझे थोड़ी देर के लिए साधना करनी होगी और अपने शरीर की आदत डालनी होगी। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाता तो दुश्मनों के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना तो दूर, उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता। जियो युक्सी ने उसकी ओर देखा और फिर वह कमरे से बाहर चली गई। यांग ये ने अपनी मुट्ठियों पर नजर डाली और फिर उसने गहरी सांस ली। अपनी शारीरिक शक्ति पर नियंत्रण पाने के अलावा उसे एक और काम करना था, और वह था शून्य फ्लैश तकनीक में महारत हासिल करना जो ये मियाओजू ने उसे दी थी। उस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ भागने के लिए नहीं किया जाता था, उसमें असीम फायदे और रहस्य थे। जिस समय यांग ये को होश आया, उसी समय सुशिहे और सुंदर हरे वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर तनाव और गहरा हो गया था, क्योंकि अब व्हाइट डियर सिटी के बाहर लगभग 200 ताबूत थे। अध्याय 1120 गठन को निष्क्रिय करें और द्वार खोलें। शहर की दीवारों के ऊपर। शहर के बाहर ताबूतों की संख्या बढ़ती देखकर सुशिहे का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने खूबसूरत हरे वस्त्र पहने महिला को देखा और कहा, वरिष्ठ शियाओ लिंग, क्या डीन की ओर से कोई संदेश आया है? हरे रंग की पोशाक पहने खूबसूरत महिला, जिसे जियाओ लिंग कहा जाता था, बोलने ही वाली थी। अचानक उसके सामने की जगह थोड़ी हिली और फिर जियाओ बिली उसके बगल में प्रकट हुई। सुशिहे ने जल्दी से पूछा, कैसा रहा? जियाओ बिली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। झूगे कबीले और म्यू कबीले एक ही सोच के हैं। वे हमारे और हजार क्रेन संप्रदाय और मो कबीले के बीच की दुश्मनी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। जब तक कि, जियाओ लिंग ने पूछा, जब तक कि क्या? जियाओ बियली ने धीरे से कहा, जब तक हम उनके अधीनस्थ संप्रदाय बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे बहुत आगे जा रहे हैं। सुशिहे क्रोधित थे। सोचिए कि उन्होंने ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत कैसे की। वे चाहते हैं कि हमारी व्हाइट डी अकादमी उनका अधीनस्थ संप्रदाय बने। क्या बकवास है। व्हाइट डी अकादमी किसी भी दर पर एक डायमंड रैंक शक्ति थी, इसलिए ऐसी स्थितियां निस्संदेह व्हाइट डी अकादमी का अपमान थीं और स्वाभाविक रूप से सुशिहे को क्रोधित कर दिया था। जियाओ बिली ने कहा, हम इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उनके और हमारी व्हाइट डी अकादमी के बीच कोई संबंध नहीं है, इसलिए जब हम उनसे मदद मांगेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी शर्तें बताएंगे। भले ही वे शर्तें कठोर और पूरी तरह से कपटपूर्ण हों, लेकिन जब उन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी तो हम क्या कर सकते हैं?
जियाओ बियली ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, इस घटना ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर में कुछ डायमंड रैंक की शक्तियां, और विशेष रूप से वे मजबूत डायमंड रैंक की शक्तियां अब हमारे वाइट डी अकादमी को अपने बराबर नहीं मानती हैं। सु शिहे और जियो लिंग चुप हो गए। वाइट डी अकादमी की मौजूदा ताकत को वास्तव में डायमंड रैंक की शक्तियों के मानकों के बराबर नहीं माना जा सकता। यह एक तथ्य था, भले ही उन्होंने इसे स्वीकार किया हो या नहीं। जियाओ बियली ने शहर के बाहर ताबूतों की पंक्तियों को देखा, और काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, क्या आपने छात्रों से कहा था कि वे जल्दी से वापस न आए? मो कबीले, थाउजेंड क्रेन संप्रदाय और यहाँ तक कानून गुट के विशेषज्ञ निश्चित रूप से वाइट डी आयाम के बाहर इंतजार कर रहे थे। इसलिए अगर कोई भी उन छात्रों को वापस लाने के लिए नहीं था जो अकादमी में वापस भागे थे, तो वे केवल अपनी जान देने के लिए आ रहे थे। सु शिहे ने सिर हिलाया, मैंने आवाज भेजी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग मारे गए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मो कबीले ने निश्चित रूप से हमारे छात्रों को ढूंढने और मारने के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं। वे छात्र अभी तो छिप सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं छिप पाएंगे। हमें उन्हें यहां वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। डीन, चलो हम हत्या करके बाहर निकल जाते हैं। अचानक फैंग यून और जूबू शेन छात्रों के एक समूह को जियो बिली के समूह में ले गए। फैंग यून ने उन ताबूतों की ओर इशारा किया और गंभीरता से बोला, मो कबीले और हजार सारस संप्रदाय ने निश्चित रूप से हमारे अंदर डर और आतंक पैदा करने के लिए ऐसा किया है। वे ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि हमारा मनोबल गिर जाए। अगर हम शहर में ही रहें और कोई कार्रवाई न करें और उन्हें अकादमी के बाहर रहने वाले हमारे छात्रों का कत्लेआम करने दें, तो यह वही होगा जो वे चाहते हैं। इस बीच जूबू शेन ने कहा, डीन, हम जितनी देर करेंगे, हमारे और भी भाई मारे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम कार्रवाई करने से बचते रहेंगे, तो हमारा मनोबल भी गिरता जाएगा। संक्षेप में, हम निष्क्रिय स्थिति में बने नहीं रह सकते। अन्यथा, भले ही हम अभी सुरक्षित रहने में सक्षम हों, लेकिन अगर हम दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें तो हम नुकसान में रहेंगे। हमें स्वाभाविक रूप से उन्हें बचाना होगा। जियो लिंग ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर हम शहर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हम केवल अपनी जान दे रहे होंगे। बिली, तुम बाहर जाओ और पता लगाओ कि कितने अर्ध सम्राट बाहर हैं। एल्दसू, तुम तुरंत उन छात्रों से संपर्क करो जो अभी भी वाइट डी आयाम के बाहर हैं, उनसे पूछो कि वे कहाँ छिपे हैं, और उस जानकारी को रिकॉर्ड करो। जियो बियली ने जियो लिंग की ओर देखा, और फिर उसने सिर हिलाया और वहीं गायब हो गया। सु शिहे तुरंत उन छात्रों से संपर्क करने के लिए रवाना हो गए। एक बार जब वे चले गए, तो जियाओलिंग ने वाइट डियर सिटी को देखने के लिए मुड़कर कहा, सेंट रियल्म के उच्च पद पर बैठे सभी लोग, आगे बढ़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शहर से बहुत से लोग तुरंत बाहर निकल आए, और कुछ ही देर में लगभग 60 उच्च पदस्थ संत उसके सामने उपस्थित हो गए। उसने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे साथ शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। इस समय जियाओ लिंग सिर्फ वाइस डीन नहीं थी, वे यह समझने में सक्षम थे कि जियाओ बिली के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल भी साधारण नहीं था। शायद वह डीन की भावी पत्नी हो सकती है। बेशक एक और कारण था कि वे उसके प्रति अत्यधिक सम्मान क्यों रखते थे, और वह यह था कि उसने संकट के इस क्षण में अकादमी के साथ रहना चुना था। उन्होंने संकट की इस घड़ी में सहायता की पेशकश की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके कार्यों से उसे अकादमी और शहर में सभी का समर्थन प्राप्त हुआ। इस बीच फैंग युन ने जल्दी से पूछा, हमारा क्या? जियाओ लिंग ने फैंग युन और अन्य लोगों की ओर देखा, आप सभी शहर की रक्षा करें, शहर में व्यवस्था बनाए रखें, और मेरे या डीन से अपने आदेशों की प्रतीक्षा करें। खासकर वे छात्र जिन्होंने संरचनाओं या संयोजन तकनीकों में साधना की थी, तुरंत अकादमी में वापस लौटें और अभ्यास करें, क्योंकि जब युद्ध शुरू होगा तो आपकी संयोजन तकनीक और संरचनाएं हमारी अकादमी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगी। फैंग यून कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबुशेन ने उसे रोक दिया और कहा, हम इसे तुरंत करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फैंग यून को घसीटते हुए अन्य छात्रों को ले गया। जब सभी चले गए, तो जियाओ लिंग ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। हालांकि वह और जियाओ बिली दोनों ने बहुत शांति से काम किया, लेकिन वास्तव में वे किसी से भी बेहतर स्थिति को समझते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह और जियाओ बिली दोनों ही अभी शहर नहीं छोड़ सकते थे। हजारों क्रेन संप्रदाय और मो कबीले की संयुक्त सेना का तो कहना ही क्या, सिर्फ मो कबीला ही ऐसा कुछ नहीं था जिसे वाइट डी अकादमी झेल सके। लेकिन इस समय अकादमी सिर्फ मो कबीले का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि वह हजार क्रेन संप्रदाय और कानून गुट का भी सामना कर रही थी जो छाया से देख रहा था। यह इस हद तक भी था कि वेलू कबीले का सामना कर रहे थे जिसकी आंगे के साथ किसी तरह की दुश्मनी थी। यह एक निराशाजनक स्थिति थी। वाइट डी अकादमी वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति में थी। काफी समय बीतने के बाद जियाओ लिंग के बगल की जगह कांपने लगी, और फिर जियाओ बिली उसके बगल में प्रकट हुआ। इस समय उसका चेहरा काफी पीला था। जियाओ लिंग ने पूछा, कैसा रहा? उनमें से 3। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, वहां केवल 3 अर्ध सम्राट हैं, और वे सभी मो कबीले से हैं।
मोकबीला हमारी अकादमी का उपयोग करके सेंट्रल डिवाइन प्रीफेक्चर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। केवल 3। जियाओलिंग ने थोड़ी देर तक गहराई से सोचा और कहा, अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो हम उन्हें कितनी देर तक रोक पाएंगे। जियाओ बियली बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, 1 घंटा। हमारी संयुक्त सेना उन्हें 1 घंटे तक व्यस्त रख सकती है। 1 घंटा। जियाओलिंग ने लंबे समय तक गहराई से सोचा और कहा, जब एल्दसू को उन बच्चों के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम तुरंत कार्रवाई क्यों ना करें। जियाओ बिली ने सिर हिलाया, हम अब और देर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उन छोटे बच्चों का शायद सफाया हो जाएगा। जियाओलिंग ने अचानक पूछा, क्या आपको अपने फैसले पर पछतावा है। जियाओ बिली थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका क्या मतलब था, और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। भले ही यांग ये बादलों के महासागर अकादमी के लिए व्हाइट डी अकादमी में आया था, मुझे कुछ स्वीकार करना होगा। अगर वह नहीं होता तो यह मेरा विद्वान गुट नहीं होता, बल्कि कानून गुट होता जो अभी व्हाइट डी आयाम में है। इस पर शियाओ बिली ने जोर से हंसते हुए कहा, बेशक, मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है कि मैंने उस छोटी लड़की शियाओ युक्सी को उस दिन नहीं रोका। अगर मैंने उसे रुकने के लिए मजबूर किया होता और यांग ये को 1000 सारस संप्रदाय में ले जाने के लिए सहमत नहीं होता तो शायद यह इस हद तक नहीं पहुंचता। हालांकि अब उस सब के बारे में बात करना व्यर्थ है। जियाओलिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि यांग ये एक जल्दबाज और निर्दयी व्यक्ति है, लेकिन उसका चरित्र बुरा नहीं है। कम से कम वह वफादार है। उसने व्हाइट डी अकादमी में आने और ओशन ऑफ क्लाउड्स अकादमी के लिए पूरे लॉ फैक्शन के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और फिर उसने जियाओ युक्सी के लिए पूरे 1000 क्रेन सेक्ट और मोकबीले से लड़ने की हिम्मत की। यह सब साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वह एक वफादार व्यक्ति है। इसलिए आपने और अकादमी ने जो कुछ भी किया वह एक कृतघ्न कमीने के लिए व्यर्थ नहीं गया है। शियाओ बिली ने हंसते हुए कहा, मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा। मैंने बस यही सोचा कि चूंकि वह अकादमी का छात्र है, इसलिए मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ उसे ही नहीं, मैं अकादमी के किसी भी छात्र को नहीं छोड़ूंगा। चूंकि मैंने उन्हें अकादमी का छात्र माना है, इसलिए मुझे उनके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। जियाओलिंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, ओह तुम्हारा चरित्र वास्तव में दीन के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि तुम उस बच्चे यांग ये की तरह थोड़े और निर्दयी और साहसी होते तो शायद व्हाइट डी अकादमी अलग नहीं होती। मैं अपना चरित्र नहीं बदल सकता। जियाओ बियली ने आगे कहा, मैं बस एक साफ अंतःकरण चाहता हूँ। अचानक जियाओ बिली और जियाओलिंग ने भौहें से कुढ़ी और फिर वे एक साथ दूर की ओर देखने लगे। व्हाइट डी अकादमी के कुछ दर्जन छात्र दूर से शहर की ओर भाग रहे थे और 100 से ज्यादा काले कपड़े पहने लोग हाथों में खंजर लिए उनका पीछा कर रहे थे। कुछ सांसों के अंतराल पर उन काले कपड़े पहने लोगों द्वारा एक छात्र की हत्या की जा रही थी। वे सभी उच्च कोटि के संत थे। उन्हें बचाओ। जियाओ बिली तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो मौके पर ही गायब हो गई। जियाओ लिंग ने भी तुरंत शहर की दीवारों से छलांग लगा दी। हालांकि वे अभी शहर से बाहर ही निकले थे कि 2 विशाल ताड़ के पेड़ आसमान से फटकर उन पर पंजे मारने लगे। जियाओ बिली और जियाओ लिंग के हाव भाव बदल गए और उनके पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्हें एक बार अंतरिक्ष की जेब में प्रवेश करना था। जियाओ लिंग की चिंतित आवाज आसमान में गूंज उठी, किसी को भी शहर छोड़ने, गठन को निष्क्रिय करने या शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। यह एक योजना थी। शहर से बाहर निकलते ही उसे एहसास हो गया कि यह एक साजिश थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर के बाहर काले कपड़े पहने लोगों के समूह ने व्हाइट डी अकादमी के 30 से ज्यादा छात्रों को शहर की दीवारों के सामने धकेल दिया था। उन्होंने कोई कत्लेआम शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस एक छात्र को चुना जिसे कुछ अंतराल पर मार दिया जाना था। उसके बाद उन्होंने एक ताबूत निकाला और छात्र की लाश को उसमें रख दिया। उन्हें बचाओ। शहर की दीवारों पर खड़े व्हाइट डी अकेडमी के सभी छात्रों की आंखें क्रोध से लगभग फटी जा रही थी जब वे यह दृश्य देख रहे थे। नहीं, ज़ुबुशेन ने जल्दी से कहा, वहां देखो। बोलते हुए उसने दूरी की ओर इशारा किया। उन्होंने उसकी निगाहों से देखा और उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने एक आदमी, जिसने बांस की टोपी पहनी हुई थी और हाथ में खंजर था, काले कपड़े पहने लोगों के समूह के पीछे खड़ा था। वह अपनी मुट्ठी में खंजर लेकर खेल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो गया हो और उसकी उंगलियों के पोरों पर लगातार घूम रहा हो। वह एक अर्ध सम्राट था। इस बीच शहर के बाहर से एक तीखी चीख गूंजी। उन्होंने देखा कि एक छात्र का सिर कटा हुआ था। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनमें से कई लोग तुरंत चिल्लाने लगे, द्वार खोलो, संरचना को निष्क्रिय करो और द्वार खोलो। उन्हें अंदर आने दो, जल्दी से उन्हें अंदर आने दो। नहीं। अचानक फैंग यून गुस्से से दहाड़ा, क्या तुमने वाइस डीन जियाओ लिंग को नहीं सुना? तुम सब शहर छोड़कर भी क्या कर सकते हो? एक बार जब गठन निष्क्रिय हो जाता है और उन्हें उस अर्ध सम्राट के साथ शहर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है, तो क्या हम में से कोई भी उन्हें रोक सकता है? क्या हम बस उन्हें मरते हुए देखते रहेंगे?
छात्रों में से एक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, देखो, उन्हें मारा जा रहा है। क्या हमें बस यहीं खड़े रहकर उन्हें एक एक करके मरते हुए देखना है? हो, बाकी छात्र भी फैंग यून को गुस्से से घूर रहे थे। इस समय वे बहुत गुस्से में थे और वे ज्वालामुखी की तरह थे जो फटने वाले थे। फैंग यून ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका शरीर कांप उठा। जुगु शेन ने भी अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं और वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा था। वे स्वाभाविक रूप से गठन को निष्क्रिय करना चाहते थे, द्वार खोलना चाहते थे और उन छात्रों को बचाना चाहते थे। लेकिन उनके अंदर बची हुई आखिरी समझ ने उन्हें बताया कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो अर्ध सम्राट और वे काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति शहर में प्रवेश कर जाते। इसका परिणाम सिर्फ कुछ दर्जन लोगों की मौत नहीं थी। उस समय भले ही वे अकादमी की रक्षा कर सकें, वे शहर खो देंगे। एक बार वे शहर खो बैठे तो यह अकादमी की नींव खोने के बराबर होगा। इसलिए वे द्वार बिल्कुल नहीं खोल सके। शहर के बाहर के छात्रों ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। वे काले कपड़े पहने लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे और अपने साथियों को लगातार मरते हुए देख सकते थे। उनकी शक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस समय कई लोगों ने शहर की दीवारों के ऊपर दूसरों को देखने के लिए अपना सिर उठाया था। यह उनकी एकमात्र आशा थी। लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद को निराशा में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने शहर की दीवारों पर छात्रों को दोष नहीं दिया और उन्हें केवल निराशा और संकल्प महसूस हुआ। वे मूर्ख नहीं थे। इस पल उन्हें भी एहसास हुआ कि काले कपड़े पहने हुए लोगों ने उन्हें यहां आने की अनुमति दी थी ताकि वे शहर के भीतर छात्रों को गठन को निष्क्रिय करने और शहर के द्वार खोलने के लिए मजबूर कर सकें। द्वार खोलना पूरे शहर के निवासियों पर विपत्ति लाने के बराबर था। हमला करो, उनसे अंत तक लड़ो। कुछ छात्र क्रोध से चिल्लाए और काले कपड़े पहने लोगों पर हमला कर दिया। अचानक व्हाइट डियर सिटी के ऊपर आसमान से एक आवाज गूंजी, संरचना को निष्क्रिय करो और द्वार खोलो। सभी लोग दंग रह गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा। उन्होंने दूर से एक पूरी तरह से रक्त लाल आकृति को हाथ में रक्त लाल तलवार लिए हुए आते देखा। यांग ये, वे सभी दंग रह गए और फिर फैंग यून ने तुरंत चिल्लाया, गठन को निष्क्रिय करें और द्वार खोलें। टकराना। जैसे ही उसने आदेश दिया, शहर की सुरक्षा करने वाली प्रकाश की दीवार हट गई और फिर शहर के द्वार धीरे धीरे खुल गए। सेंट रियल या उससे ऊपर के सभी लोग मेरे साथ शहर छोड़ दें। यांग ये की आवाज गूंजी और फिर खून की लाल रोशनी की एक किरण चमक उठी। एक पल में आसमान लाल रंग में रंग गया और ऐसा लगा जैसे आसमान पर एक बहुत बड़ा खूनी लाल कपड़ा छा गया हो। हमला। अनगिनत छात्र एक साथ चिल्लाए और फिर वे आसमान में उड़ गए और शहर से बाहर निकल गए। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।